शहरी और राउंड मास्टर। अध्याय 161 161 164 पूर्वी कौतुक लड़की। 161 अध्याय 164 पूर्वी प्रतिभाशाली लड़की। 161 अध्याय 164 पूर्वी प्रतिभाशाली लड़की। अध्याय 164 पूर्व की प्रतिभाशाली लड़की। जब लिन जिफेन की निगाहें एक गोरी सुंदरी की ओर गईं, तो उन्हें एक परिचित आभा महसूस हुई। सुनहरे बालों वाली सुंदरी ने फैशनेबल सेक्सी कपड़े पहने हुए थे और तंग गुलाबी नस की पोशाक के नीचे वह अन्य महिलाओं की तुलना में कई गुना अधिक उभरकर सामने आ रही थी। विशेष रूप से उसकी आंखें, जो चीनी लोगों से विशिष्ट रूप से अलग थीं, फिर भी विदेशियों से भिन्न थीं। वह मिश्रित नस्ल की थी, असीमित आकर्षण वाली एक प्रलोभनकारी। आमतौर पर महिलाओं में शर्माते समय एक अनोखी मोहक शक्ति होती है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से इस महिला की हर हरकत एक अनूठा आकर्षण बिखेर रही थी। लिन जिफे कुछ आश्चर्यचकित था। पिछले कई वर्षों में उन्होंने अनगिनत महिलाओं को देखा था और उनमें से कुछ मिश्रित नस्ल की भी थीं, लेकिन ये पहली बार था जब उन्होंने किसी मिश्रित नस्ल की सुंदरी को देखा था। क्या वह वही सुंदरी नहीं है जिससे मैं पिछली बार अस्पताल में मिला था? एक पूर्व अंतर्राष्ट्रीय भाड़े के नेता के रूप में उन्होंने एक नजर में ही इस मिश्रित नस्ल की सुंदरी को पहचान लिया। पिछली बार हुआ बुकी की पुस्तक पर हस्ताक्षर के दौरान उन्होंने एक विकृत कट्टरपंथी को घायल कर दिया था और अस्पताल में कांस्य मुखौटा वाले व्यक्ति के रूप में प्रच्छन्न होकर उनका उससे सामना हुआ था। उस समय वे बिना किसी विशेष बातचीत के जल्दबाजी में अलग हो गए थे। संभवतः अब तक वह इस बारे में भूल चुकी थी। एम्बुलेंस में बैठे झेंग मेंडी की नजर घूम गई। पिछले कुछ दिनों से वह मुश्किल से ही खा पा रही थी और सो पा रही थी। हमेशा किसी पुरुष के बारे में कल्पना करती रहती थी। वे अस्पताल में कुछ देर के लिए मिले थे, लेकिन जल्दबाजी में अलग हो गए थे और वह 5वीं मंजिल से नीचे भी कूद गया था। जब भी झेंग मेंडी इस बारे में सोचती तो उसे गहरा अफसोस होता कि उसने उसे कुछ समय तक अपने पास क्यों नहीं रखा। उन दिनों झेंग मेंडी हर रात कांस्य मुखौटे वाले मजबूत आदमी के बारे में सपने देखा करता था, उसकी चुंबकीय और कर्कश आवाज और उसकी हताश लेकिन उत्साही आंखें। लेकिन वह कभी नहीं जान पाएगी कि जिस नायक की उसने कल्पना की थी वह अब उसकी एम्बुलेंस के अंदर लेटा हुआ है और उसकी गोरी और पतली जांघों को कामुक दृष्टि से देख रहा है। लिन जिफेन जितना ऊपर देखता उसका दिल उतना ही तेजी से धड़कता, क्योंकि झेंग मेंडी ने गुलाबी मिनीस्कर्ट पहनी हुई थी। यद्यपि उसकी टांगें एक दूसरे पर चढ़ी हुई थीं, फिर भी कुछ अंतराल दिखाई दे रहे थे। लिन जिफेन ने अफसोस जताते हुए कहा कि आधुनिक नर्सें वास्तव में मरीजों के लिए आदर्श हैं। ऐसा प्रलोभन कि कोई व्यक्ति बिना बीमारी के भी बीमार पड़ सकता है। अनगिनत विचारों में खोए हुए झेंग मेंडी ने लिन जिफेन की स्पष्ट निगाहों पर ध्यान नहीं दिया। हाल के दिनों में मीडिया द्वारा लगातार उनका साक्षात्कार लिया जा रहा था और हर बार जब कांस्य मुखौटा वाले व्यक्ति का विषय सामने आता था तो वह विशेष रूप से उत्साहित हो जाती थी, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी स्मृति से हुआ बुकी के परिवार के लिए उसका चित्र भी बनाया था। दुर्भाग्यवश कांस्य मुखौटे वाले व्यक्ति की संक्षिप्त उपस्थिति के बाद उसके बारे में कोई खबर नहीं मिली। यदि वह कांस्य मुखौटा वाले आदमी को फिर से देख पाती तो झेंग मेंडी शायद इतनी उत्साहित हो जाती कि उसे नींद नहीं आती। झेंग मेंडी की मां ब्रिटिश थी और उनके पिता एक प्रसिद्ध घरेलू चिकित्सक और अस्पताल के डीन थे। चीन लौटने के बाद वह अपने पिता के व्यवसाय और अस्पताल के प्रचार में मदद कर रही थी तथा स्वयं एक आधुनिक फैशन मॉडल बन गई थी। घर लौटने के बाद उन्हें हमेशा लगा कि चीन में नर्सों की पोशाकें बहुत साधारण होती हैं, इसलिए उन्होंने इसमें सुधार की पहल की। अपने पिता के साथ विचार विमर्श के बाद उन्होंने सुंदर नर्सों की एक उच्च पेशेवर टीम स्थापित की। एक ओर अपने फैशन डिजाइनों को बढ़ावा देना और दूसरी ओर अस्पताल की छवि को ऊंचा उठाना। सौभाग्यवश 1 वर्ष के भीतर ही उसने काफी लाभ प्राप्त कर लिया। अब उसे बस एक प्यार करने वाले और देखभाल करने वाले पति की कमी महसूस होने लगी। एक महिला जितनी अधिक सुंदर होती है, जीवनसाथी चुनने के उसके मानक उतने ही अधिक होते हैं। अनगिनत पुरुष उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन उनकी तरह बेहतर स्थिति वाली महिलाएं भी एक ऐसे पुरुष की तलाश में थी जो वास्तव में उनकी रुचि जगा सके। विशेष रूप से झेंग मेंडी जैसी किसी लड़की के लिए जिसे ब्रिटेन में अध्ययन के दौरान विलक्षण प्रतिभा माना जाता था। वह प्रतिष्ठित एडिनबर्ग विश्वविद्यालय से दोहरी मास्टर डिग्री धारक के रूप में जानी जाती थी और कानून और चिकित्सा विज्ञान में उसके दोहरे फोकस से प्रभावित होकर उसे पूर्वी प्रतिभाशाली लड़की की उपाधि मिली थी। अपनी मिश्रित नस्ल की विरासत के साथ उन्होंने पश्चिमी सेक्स अपील और पूर्वी शास्त्रीय सौंदर्य दोनों को समाहित किया तथा दोनों संस्कृतियों का एक आकर्षक सम्मिश्रण प्रदर्शित किया। कांस्य मुखौटे वाले आदमी की तरह झेंग मेंडी भी इस रहस्यमयी नकाबपोश आदमी के बारे में विशेष रूप से उत्सुक थी और वह अनजाने में ही उस पर मोहित हो गई थी। ये दुख की बात थी कि अब तो उनसे मिलने का अवसर भी विलासिता जैसा लगने लगा था। अपने ऊपर किसी की बेबाक निगाहों को महसूस करते हुए झेंग मेंडी ने सहज रूप से सिंगल बेड पर लिन जिफेन की ओर देखा। उसने देखा कि वह उसके शरीर के निचले हिस्से को अप्रिय निरंतर घूर रहा था। उसी क्षण झेंग मेंडी को असहजता से खांसी आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह लिन जिफेन को शिष्टाचार और शालीनता के महत्व की याद दिलाना चाहती थी। हालांकि लिन जिफेन की प्रतिक्रिया उससे भी तेज थी। उसके चेहरे पर पीड़ा का भाव था और उसने अपने दाहिने हाथ से अपना माथा पकड़ लिया। वह कराह उठा, आउच! ओह, मेरे सिर में इतना दर्द क्यों हो रहा है?
इतना चक्कर आ रहा है, मेरा सिर पूरी तरह से घूम रहा है। क्या मैं मरने वाला हूँ? महोदय, क्या गलत? आपको कहाँ असहजता महसूस होती है? झेंग मेंढी जल्दी से लिन जिफेन की देखभाल करने के लिए नीचे बैठ गई और उसका तापमान जांचने लगी। उसके पतले, निष्पक्ष और नाजुक हाथ लिन जिफेन के सिर को छू रहे थे। यहाँ भी दर्द होता है और वहां भी दर्द होता है। मेरे पूरे शरीर में बहुत दर्द है। इस आदमी को वास्तव में कोई शर्म नहीं थी। बीमार होने का नाटक करना पहले से ही अस्वीकार्य था और अब वह दर्द का भी नाटक कर रहा था, और वह ये काम बहुत खराब तरीके से कर रहा था। तो फिर दर्द कहाँ होता है? सेक्सी नर्सों का एक समूह चारों ओर इकट्ठा हो गया। कुछ के हाथ में सुइयां थीं तो कुछ के हाथ में ऑक्सीजन मास्क थे। खैर, वे सभी प्रकार की आपातकालीन आपूर्ति लेकर आए, लेकिन झेंग मेंढी एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसके हाथ में उंगली जितनी मोटी सिरिंज थी। वह लिन जिफेन के शरीर पर शराब की एक पट्टी लगाने की भी तैयारी कर रही थी। भयभीत होकर लिन जिफेन तुरंत उठ बैठे और बोले, क्या तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हें चक्कर नहीं आ रहा है? मैं तुम्हें एक इंजेक्शन दूंगा और ये तुरंत काम करेगा। झेंग मेंढी ने शांत भाव से जवाब दिया। सुंदर चेहरे पर विजय की झलक दिख रही थी। वह 1 साल से अधिक समय से अस्पताल में काम कर रही थी और उसने लिन जिफेन जैसे कई कामुक लोगों को देखा था। वे सभी बीमार होने का बहाना बनाकर अस्पताल में आकर उस पर डोरे डालना पसंद करते थे। वे या तो अपनी पीठ पकड़कर भाग गए या झेंग मेंढी से डरकर भाग गए। आखिरकार यदि अस्पताल को किसी से निपटना था तो उसके पास तरीकों की कोई कमी नहीं थी। आपको रुलाने के लिए संभवतः सैकड़ों चिकित्सा तकनीकें थीं। सुई को देखकर ही नीचे लटकी हुई किसी चीज से लैस कई जानवर डर गए थे। यह इतना अच्छा नहीं है ना? तुम्हारी सुई बहुत मोटी है। लिन जिफेन ने झेंग मेंढी के हाथ में मोटी सिरिंज को दर्द से देखा। वह कुछ असमंजस में था। एक बार सुई अंदर चली गई तो उसका अंत हो जाएगा। इसके अलावा वो स्पष्टतः बीमारी का नाटक कर रहा था। इतनी मोटी सुई की कोई जरूरत नहीं थी, है ना? आपको पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, इसलिए आपको निश्चित रूप से इंजेक्शन की आवश्यकता है। इस तरह यह आपके दर्द को कम कर सकता है। ये स्पष्ट नहीं है कि यह महिला लिन जिफेन के साथ खेलने के लिए जानबूझकर ऐसा कर रही थी या नहीं, लेकिन उसके व्यवहार को देखकर कोई भी कह सकता था कि वह एक चतुर महिला थी। वह न तो सूनी की तरह उग्र थी, न ही नानगोंग बिंग की तरह ठंडी थी, और निश्चित रूप से हुआ बुकी की तरह लोलिता नहीं थी। इसके बजाय वह एक अद्वितीय स्वाद के साथ कामुकता को उजागर करती थी। इस तरह की महिला जितना कम खुलासा करती, लिन जिफेन उतना ही अधिक उलझन में महसूस करता। 162 अध्याय 165 नीली आंखों वाली मनोरोग नस। अध्याय 165 नीली आंखों वाली मनोरोग नस। उसके मुस्कुराते हुए शर्मीले चेहरे को देखकर लिन जिफेन को यह भी संदेह होने लगा कि यह महिला शायद कोई बेईमानी भरी साजिश रच रही है। इस दुनिया में देवदूत जैसी दिखने वाली और राक्षस जैसा हृदय वाली महिलाएं बहुत आम हैं। कोई नहीं जानता कि वह बाद में लिन जिफेन के साथ क्या करेगी। तीखी जुबान वाले लेकिन कोमल हृदय वाले चरित्र की कहावतें केवल नाटकीय फिल्मों में ही देखने को मिलती हैं, वास्तव में अधिकांश निराशाजनक होती हैं। शायद इंजेक्शन न लगाएं। लिन जिफेन थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसका सामना एक राक्षसी हृदय वाली महिला से हुआ था। ये देखते हुए कि यह महिला प्रतिभाशाली है, योजना बनाने और चालबाजी में माहिर है, लिन जिफेन को यकीन नहीं था कि वह उससे आगे निकल पाएगा। बिना किसी छिपाने की कोशिश के उसकी आकर्षक आंखों को देखते हुए लिन जिफेन ने जवाब देने की जहमत नहीं उठाई और हंस दिया। लेकिन झेंग मेंढी समझदार थी। मनोविज्ञान में उसके अध्ययन ने उसे लिन जिफेन के दिल में छिपे छोटे छोटे कुटिल विचारों को सीधे सीधे देखने में सक्षम बनाया। धीरे से अपना मुखौटा हटाते हुए उसने मोहक मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? सबके सामने ऐसे शब्द कहने पर लिन जिफेन को आश्चर्य हुआ। उसने सहजता से उत्तर दिया, आप बहुत सुंदर हैं। किसी भी सामान्य आदमी के मन में आपके बारे में कुछ विचार होंगे। लिन जिफेन ईमानदार थी। आखिरकार वह वास्तव में सुंदर थी। उसकी मिश्रित विरासत उसे विदेशी आकर्षण प्रदान करती थी और बंदी एक्स उसके आकर्षण को बढ़ाता था। तो क्या आपके मन में मेरे बारे में कोई विचार है? आसपास के लोगों की परवाह किए बिना झेंग मेंढी की दृढ़ निगाहें लिन जिफेन की आंखों में तलाश रही थीं, जाहिर तौर पर कुछ जानने के लिए उत्सुक थीं। बिल्कुल। 3 साल के रोजगार अनुभव के साथ लिन जिफेन इस तरह के अल्पविकसित मनोविज्ञान को संभालने में सक्षम थे। अंदर ही अंदर वह ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। हालांकि ऊपरी तौर पर उन्होंने एक सज्जन व्यक्ति का मुखौटा बनाए रखा। हाँ, बहुत ज्यादा तो। लिन जिफेन की स्पष्ट प्रतिक्रिया से झेंग मेंढी काफी प्रसन्न थी। उनका अपना आकर्षण स्पष्ट रूप से यहीं तक सीमित नहीं था, बल्कि इससे ये संकेत मिलता था कि इस वर्ष के लिए उनकी थीसिस लगभग पूरी हो चुकी थी। एक फैशन मॉडल के रूप में दर्शकों को आकर्षित करने की क्षमता का अभाव असफलता के समान था। जब झेंग मेंढी को खुशी की एक झलक महसूस हुई तो लिन जिफेन के अगले शब्दों ने उसे तुरंत सतर्क कर दिया। लिन जिफेन धीरे धीरे स्ट्रेचर से ऊपर चढ़े, एक हाथ एम्बुलेंस की दीवार पर टिका दिया, फिर एक पैनी नजर से उन्होंने धीरे धीरे अपना सिर झेंग मेंढी के चेहरे की ओर झुका दिया।
एम्बुलेंस के अंदर सभी की निगाहों को नजरअंदाज करते हुए खुशी की बात है कि फैन जियान को दूसरे वाहन में ले जाया गया। लिन जिफेन का व्यवहार निश्चित रूप से उसे चौंका देता। लिन जिफेन की स्पष्ट साहसी निगाहों के सामने जेन मेंगडी ने डर नहीं दिखाया। इसके बजाय अपने सुनहरे बालों को मोहक ढंग से घुमाते हुए उसने लिन जिफेन से आंखें मिलाईं, जिसकी निगाहें कभी नहीं डगमगाईं। उसका चेहरा आड़ू की तरह खिल रहा था और उसका दिल शांत था। वह हर समय मुस्कुरा रही थी। लिन जिफेंग ने एक शरारती मुस्कुराहट पहनी, अपने स्पष्ट चेहरे को करीब लाया, फिर अडिग होकर उसने अपना मुंह जेन मेंगडी के होठों के कुछ इंच के भीतर लाया। उनके मुंह मात्र कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर थे। जैसे जैसे लिन जिफेंग का मुंह करीब आया, जेन मेंगडी का शांत व्यवहार बना रहा और उसकी मुस्कान फीकी नहीं पड़ी। 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अंत में लिन जिफेंग पीछे हट गया और आगे नहीं बढ़ा तथा उनके होंठ केवल 3 सेंटीमीटर की दूरी पर ही रुक गया। वह हंसा, तुम्हें डर नहीं लग रहा? अब तक लिन जिफेंग को एहसास हो गया था कि यह गोरी नीली आंखों वाली लड़की उतनी सरल नहीं थी जितनी उसने कल्पना की थी। उसने उसे थोड़ा चिढ़ाने के बारे में सोचा था, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि वह उसे ही चिढ़ाएगी। डरा हुआ? मैं क्यों डरूंगा? इसके अलावा आपके पास मानसिक बाधाएं हैं और मैं देख सकता हूं कि वास्तव में आपका दिल उतना बुरा नहीं है जितना आप सतह पर दिखते हैं। वास्तव में आपका हृदय बहुत दयालु है। जेन मेंगडी, गुप्त और गहरी, ने लिन जिफेंग की आंखों में अपनी निगाहें गड़ा दी, जैसे कि वह कुछ खोज रही हो जो वह चाहती थी। लेकिन उसके लिए दुख की बात थी कि लिन जिफेंग की आंखें पानी की तरह गहरी थी, एक बहती हुई धारा की तरह शांत। ओह, तुम चेहरे पढ़ सकती हो। लिन जिफेंग ने दिलचस्पी से उसकी ओर देखा। नहीं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मेरा दिल दयालु है? आंखें? मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। क्योंकि तुम जानबूझकर अपना भेष बदल रहे हो, अपने आप को छिपा रहे हो। आप मुझे समझते हैं? बिल्कुल नहीं, हम एक दूसरे से जरा भी परिचित नहीं हैं। तो फिर आप मेरे आंतरिक स्वरूप को कैसे समझ सकते हैं? सिर्फ आंखों से? मुझे लगता है मेरी भावना मुझे बताती है आप उतने बुरे नहीं हैं जितना आप दिखते हैं, जेन मेंगडी ने शांति से कहा। हे, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी भावना सही है? लिन जिफेंग वास्तव में दिलचस्पी रखता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि देश लौटने के कुछ दिनों बाद वह एक अलग तरह की महिला से टकराएगा। वह वास्तव में उसके बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक था। मुझे नहीं पता, मैं आपकी असलियत नहीं समझ सकता, लेकिन मेरा अंतर्ज्ञान मुझे बताता है कि आप बुरे व्यक्ति नहीं हैं। दोनों के बीच बातचीत इतनी अकल्पनीय थी जैसे किसी माफिया सरगना के साथ बातचीत हो रही हो। यहाँ तक कि कार में बैठी अन्य नर्सें भी हैरानी भरी नजरों से एक दूसरे को देख रही थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वे केवल इतना जानते थे कि यह जेन मेंगडी एक शीर्ष छात्रा थी जिसने यूनाइटेड किंगडम के एडिनबर्ग के एक प्रतिष्ठित स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी, और यह भी जानते थे कि अस्पताल के डीन उसके पिता थे। लेकिन वे वास्तव में इससे अधिक कुछ नहीं समझ पाए, क्योंकि जेन मेंगडी अक्सर ऐसी चीजें करती थी जो उनके लिए समझ में नहीं आती थी और जो चीजों को करने का सामान्य तरीका नहीं था, केवल उसकी नर्स की पोशाक के बारे में बात करने के लिए। घरेलू नर्स की वर्दी आमतौर पर बहुत सादी और सफेद होती है, लेकिन जब वह देश लौटी तो उसने सुंदर नर्सों की एक टीम बनाई जिनमें से प्रत्येक ने उत्तेजक कपड़े पहने थे, और यहाँ तक कि उसने नर्स की वर्दी के प्रति आकर्षण जैसी एक चीज भी शुरू की, जिसमें अस्पताल की सभी सबसे सुंदर लड़कियों को एक आपातकालीन संगठन बनाने के लिए इकट्ठा किया गया। उस समय डीन इसके सख्त खिलाफ थे, लेकिन वह अडिग थी और उनका कहना था कि चीन में चिकित्सा दल बहुत ही खराब हैं और यूरोप तथा अमेरिका के आपातकालीन संगठनों से बहुत पीछे हैं। जेन मेंगडी के प्रस्ताव के अनुसार कई अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगों से पता चला है कि जब तक अस्पताल की चिकित्सा टीम पहुंचती है, तब तक मरीज की हालत आमतौर पर काफी खराब हो चुकी होती है, खासकर उन मरीजों की जो घातक स्थिति में होते हैं। अधिकांश समय रास्ते में ही बर्बाद हो जाता है, और प्रयोगों से पता चला है कि दुनिया के लगभग 30% गंभीर रूप से बीमार मरीज बचाव के लिए सबसे अच्छा समय एम्बुलेंस यात्रा में ही बर्बाद कर देते हैं। लेकिन जब से जेन मेंगडी ने एम्बुलेंस में नर्स की वर्दी बदल दी है और कर्मचारियों की जगह मजबूत और सुंदर महिलाओं का एक समूह रखा है, तब से झोंगहाई शहर में आपातकालीन कर्मियों द्वारा बचाई गई जानों की संख्या में काफी कमी आई है। इससे ये सिद्ध हो गया है कि आपातकालीन सेवाओं की आवश्यकता वाले अधिकांश लोगों में एक समानता है। वे अपर्याप्त मस्तिष्कीय रक्त आपूर्ति से पीड़ित होते हैं तथा हृदय की धड़कन लगभग रुकने की स्थिति में होती है। इस दौरान मस्तिष्क को पुनः ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए उनके रक्त परिसंचरण को उत्तेजित करना आवश्यक होता है, जिससे कुछ समय के लिए जीवन बरकरार रहता है। जब से जेन मेंगडी का वैज्ञानिक दृष्टिकोण स्थापित हुआ है, इसने पूरे चिकित्सा क्षेत्र में एक बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। लेकिन अंतिम समस्या ये थी कि यदि कार में मरीज महिला हो तो क्या होगा? क्या उन्हें पुरुष मॉडलों को भी शामिल करना चाहिए? मनोविज्ञान के विद्वान के रूप में जेन मेंगडी को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। उन्हें पूर्व की प्रतिभाशाली लड़की के रूप में सम्मानित किया गया। ये केवल दुख की बात है कि उन्होंने कम चर्चा में रहना पसंद किया, इसलिए देश में उनकी प्रसिद्धि कभी भी अधिक नहीं रही। वह सार्वजनिक रूप से अपना तमाशा बनाने के बजाय वह काम करना पसंद करती है जो उसे पसंद है। अंतर्ज्ञान। हाँ, क्या आपको लगता है कि आपका अंतर्ज्ञान बहुत सटीक है? लिन जिफेंग ने सूखी हंसी हंसी।
तुम मेरे साथ सोना चाहते हो, झेंग मेंढी ने शांत सौम्य मुस्कान के साथ कहा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जबकि वह पानी की तरह शांत थी, लिन जिफेंग कुछ अवाक था। यह महिला वास्तव में सरल नहीं थी। आंखें आत्मा की खिड़कियां हैं और साथ ही वे शत्रु भी हैं जो हमें धोखा देते हैं, अच्छे या बुरे दोनों ही आसानी से उजागर हो जाते हैं। अब तक झेंग मेंढी ने भले ही पूरी तरह से सटीक अनुमान नहीं लगाया हो, लेकिन वह कमोबेश सही थी। तुम सही कह रही हो, मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती थी, लेकिन अब मैंने अपना मन बदल लिया है। उन्होंने कहा, मेरे जैसे गरीब सुरक्षा गार्ड के लिए अगर मैं खुद को आपके सामने फेंक भी दूं, तो भी आप शायद मुझे नहीं चाहेंगे। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो आपकी कलाई पर जो ब्रेसलेट है वह अफ्रीका में उत्पादित ब्लैक जेड किस्म का होना चाहिए, है ना? 6 मिलियन के बाजार मूल्य के बिना इसे प्राप्त करना शायद कठिन होगा। यदि यह ब्लैक जेड का सबसे शुद्ध प्रकार है, तो यह अमूल्य होगा। और जो शर्ट आप पहन रहे हैं, वह निश्चित रूप से सीमित संस्करण की शर्ट होगी, जिसके लिए कुछ वर्ष पहले फ्रांस में आयोजित फैशन शो में दक्षिण अफ्रीका के एक कलाकार ने कई देशों के अमीर और शक्तिशाली लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा की थी। ऐसे कपड़े पहनकर तुम मेरे सामने गरीब होने का नाटक करते हुए खड़े होने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? एक विशेषज्ञ एक नजर में बता सकता है, और निश्चित रूप से, जैसा कि उसने कहा, लिन जिफेंग उसके सामने पूरी तरह से उजागर महसूस कर रही थी, बिना किसी आवरण के। यह महिला न केवल तेज नजर थी, लेकिन विशेष रूप से बुद्धिमान भी। उसकी सरल और असहाय मुस्कान इसके विपरीत चालाक ज्ञान से भरी हुई थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी गहराई से छिपी थी। पिछली बार अस्पताल में जल्दबाजी में अलग होते समय उसे इसका पता भी नहीं चला था। जितना अधिक समय वह उसकी उपस्थिति में बिताता, उतना ही अधिक लिन जिफेंग को ऐसा महसूस होता जैसे वह नग्न हो, उसकी दृष्टि में पारदर्शी हो। बिना कुछ बोले, बस मुस्कुराते हुए, जैसे ही कार रुकी, लिन जिफेंग तेजी से भाग गया। लेकिन लिन जिफेंग के चले जाने के तुरंत बाद झेंग मेंढी की नीली पुतलियों में भ्रम और नासमझी के भाव दिखाई दिए, जब वह उसके पीछे हटते हुए स्वरूप को देख रही थी। क्योंकि लिन जिफेंग का फिगर एक ऐसे व्यक्ति से बहुत मिलता जुलता था जिसे वह जानती थी, और वह व्यक्ति रहस्य में लिपटा हुआ वह आदमी था जिसे वह हमेशा से जानती थी। सुबह लिन का फोन आया, और अब आसमान भी अंधेरा हो रहा था। लिन जिफेंग बिना अपने कपड़े बदले नानगोन बिन के विला की ओर दौड़े, और बिना एक शब्द कहे गोदाम से एक BMW 7 सीरीज निकाल लाए। उसे इस तथ्य का लाभ उठाना था कि युवती हुआ बुकी उसे भगाने में सक्षम थी, अन्यथा वह निश्चित रूप से उसके साथ हिसाब बराबर कर लेगी। न केवल वह कार से वंचित रह जाएगा, बल्कि उसे कार चोर के रूप में भी चिन्हित किया जाएगा। आखिरकार नानगोन बिंग अभी तक काम से छुट्टी नहीं ले पाई थी, और गैराज में इतनी सारी कारें होने के कारण यदि उनमें से एक को बाहर भी निकाल दिया जाए, तो वह क्या नोटिस कर पाएगी? इसके अलावा क्या पति के लिए अपनी पत्नी की कार चलाना स्वाभाविक नहीं है? जहां तक फैन जियान के मामले की बात है, तो कोई न कोई उसे सुलझा लेगा। उसे इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, खासकर तब जब यह कोई परेशानी नहीं थी जो उसने पैदा की थी। लिन जिफेंग ने ऐसे मूर्खों से निपटते हुए बहुत से लोगों को देखा था जो अपने बारे में बहुत अधिक सोचते हैं। उन्हें कुछ अनुभव प्राप्त करने देना कोई बुरी बात नहीं होगी। जल्द ही, लगभग 1 घंटे की ड्राइव के बाद, लिन जिफेंग इस बार एक शॉर्टकट लेते हुए उस जीर्ण शीर्ण पुराने घर के सामने पहुंच गया जिसमें वह 20 वर्षों से रह रहा था। अतीत के दृश्यों को याद करते हुए लिन जिफेंग की आंखों में अनायास ही आंसू बहने लगे। 5 साल, पूरे 5 साल। हर बार जब वह अतीत के बारे में सोचता था, तो लिन जिफेंग का दिल विशेष रूप से दुखी हो जाता था। विशेष रूप से उसकी आंखें, जो अक्सर भावनाओं का एक निशान प्रकट करती थी। ये वह कड़ी भी थी जिसने छोटी नस झेंग मेंढी को कुछ हद तक देखने की अनुमति दी थी। भारी कदमों के साथ लिन जिफेंग एक बार फिर अंदर जाकर देखना चाहता था, लेकिन उसे अपने सबसे दर्दनाक अतीत को जगाने का डर था। उन्होंने काफी देर तक दरवाजे पर बिना हिले खड़े रहने का फैसला किया। BMW भी पास में ही रुकी, लेकिन कुछ ही देर बाद 40 साल का एक अधेड़ उम्र का आदमी लिन जिफेंग के पास से गुजरा। संदेह और घबराहट के मिश्रण के साथ उसने अपनी गति धीमी कर दी। जब वह नमस्ते कहने के लिए उसके पास गया, तो उसे पता चला कि यह आदमी वास्तव में उसका भतीजा था जो 5 साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। 163 अध्याय 166 समय कसाई का चाकू है। अध्याय 166 समय कसाई का चाकू है। समय बीत गया और 5 साल बीत चुके थे। जब लिन जिफेंग के चाचा ने उसे फिर से देखा, तो वह उत्साह से लगभग फूट पड़ा, खासकर अब जब लिन जिफेंग एक असली आदमी बन गया था। हालांकि 5 साल पहले, जब उसके माता पिता अभी भी जीवित थे, लिन जिफेंग के चाचा ने हमेशा उन्हें नीची नजर से देखा था। समय बीत चुका था, और 5 साल तक एक दूसरे को न देखने के बाद वह वास्तव में उन्हें बहुत याद करता था। 5 साल पहले वह एक युवा लड़का था, हमेशा लियू लाओबू और अन्य लोगों के साथ शहर में घूमता रहता था, सिगरेट पीता था, एक उड़ाऊ युवक जो आज एक उल्लेखनीय युवक बन गया है। न केवल उनका रूप काफी परिपक्व हो गया, बल्कि उनका आचरण भी अधिक संयमित हो गया, जिससे उनमें एक मिलनसार आभा आ गई। जिफेंग है, क्या ये सचमुच तुम हो? मध्यम आयु का वह व्यक्ति थोड़ा उत्साहित और खुश लग रहा था। उसकी धुंधली पीली आंखों में आंसू की लकीरें थीं। दरवाजे पर अचंभित खड़े लिन जिफेंग को तब होश आया। चाचा,
लिन जिफेंग भी दंग रह गया, उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अपने पिता के भाई से यहाँ टकराएगा। वह अचानक कुछ उत्तेजित हो गया। जिफेंग, क्या सचमुच तुम ही लौट आए हो? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के हाथ हल्के से कांप रहे थे, उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, उसका रंग उड़ गया था और वह काफी उत्साहित दिख रहा था। यहाँ तक कि उसकी आंखें भी आंसुओं के कगार पर थीं। लिन जिफेंग के सामने उपस्थित मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का नाम लिन यूशिन था, जो लिन जिफेंग के पिता का बड़ा भाई था और उनका पारिवारिक रक्त संबंध था। हालांकि चूंकि लिन यूशिन की पत्नी हमेशा लिन जिफेंग के परिवार को नीची नजर से देखती थी, इसलिए उन्होंने 8 साल पहले शहर में एक घर खरीदा था। उनका बेटा स्थानीय स्तर पर निर्माण सामग्री के व्यवसाय में शामिल था, जिससे एक छोटी पूंजी वाला परिवार बना। घर पर लिन यूशिन की पत्नी हावी थी, लगभग सभी बड़े फैसले वही लेती थी। लिन यूशिन को युवावस्था से ही एक बीमारी थी, जिसके कारण वह काम करने में असमर्थ हो गए थे तथा घर के सभी कामों से दूर हो गए थे। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, जो व्यक्ति बिना काम किए खाता था, चाहे उसकी स्थिति कितनी भी ऊंची क्यों न हो, उसकी पत्नी उसे उपेक्षित कर देती थी। आज उनके बेटे ने शहर में निर्माण सामग्री की दुकानों की एक श्रृंखला खोली थी, इसलिए लिन यूशिन ने अपने पुराने गांव के दोस्तों को निमंत्रण भेजा। संयोग से वह लिन जिफेंग के दरवाजे के पास से गुजरा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से लिन जिफेंग से टकरा गया। अपने चाचा को देखकर, जो कमजोर और अपनी उम्र से बहुत अधिक वृद्ध लग रहे थे, लिन जिफेंग को दया आ गई। लेकिन हर परिवार की अपनी कठिन परिस्थितियां होती हैं, और यदि वह मदद करना भी चाहते तो संभवतः उनमें क्षमता का अभाव होता। ये स्पष्ट था कि उनके चाचा का जीवन भी आसान नहीं था। चाचा, यह मैं हूँ। मैं वापस आ गया। लिन जिफेंग जल्दी से उसके पास गया और लिन यूशिन के कठोर हाथ को पकड़ लिया, उसकी गर्मी के साथ साथ उसके बूढ़े गालों को भी महसूस किया। लिन जिफेंग ये कहते हुए खुद को रोक नहीं पाए कि समय वास्तव में कसाई का चाकू है, जिसने एक समय के तेजतर्रार लिन यूशिन को आज जो कुछ है उसमें बदल दिया है। लिन जिफेंग को स्पष्ट रूप से याद है कि बचपन में अंकल लिन ने उन्हें गोद में लिया था, लेकिन अब समय कसाई का चाकू है, ये कवच को काला कर देता है और केले को नरम कर देता है। यह अच्छा है कि तुम वापस आ गए, अच्छा है कि तुम वापस आ गए। इतने सालों से तुम कहाँ थे? लिन यूशिन ने लिन जिफेंग में आए बदलावों की बारीकी से जांच की और महसूस किया कि लिन जिफेंग पहले से कहीं ज्यादा परिपक्व हो गया था। अकेले स्वभाव के संदर्भ में वह पहले से बहुत अलग था, विशेष रूप से लिन यूशिन जैसे वृद्ध व्यक्ति के लिए जो अन्य लोगों की तुलना में अधिक समझदार था। अंकल लिन, आप यहाँ क्यों आए हैं? ओह, आज आपके चचेरे भाई ने शहर में एक और निर्माण सामग्री की दुकान खोली है, इसलिए मैं कुछ पुराने दोस्तों को निमंत्रण देने आया हूँ। लिन जिफेंग द्वारा पूछे जाने पर लिन यूशिन को कुछ गर्व महसूस हुआ। उनका प्रिय पुत्र अब अपने लिए काफी नाम कमा रहा था, जो किसी भी पिता को किसी और से अधिक प्रसन्न करता है। लेकिन लिन यूलोग जिफेंग का जिक्र आते ही लिन जिफेंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सके और उस व्यक्ति को याद करने लगे जो हर दिन उनके बारे में बात करता था और हमेशा कहता था कि एक दिन वह जेल में बंद हो जाएंगे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अब वह इतना अच्छा कर रहा है। इसके बारे में सोचते हुए उसे बहुत दयनीय महसूस हुआ। उसके चचेरे भाई ने वास्तव में सही अनुमान लगाया था, वह वास्तव में कुछ खास नहीं कर पाया था। उनकी गर्मजोशी भरी बातचीत के बीच अंधेरी गली में एक हृष्ट-पुष्ट महिला, जिसने भारी मेकअप किया हुआ था, धीरे धीरे बाहर निकली और आगे बढ़ने से पहले उसने अपने आसपास का माहौल देखा। अच्छा, अगर यह छोटा जिफेंग नहीं है तो तुम्हें कब वापस मिला? तुम इतने बड़े हो गए हो। यहाँ आंटी वांग अब आपको शायद ही पहचान पाती हैं। जब लिन जिफेंग और लिन यूशिन आपस में दिल खोलकर बातें कर रहे थे, तो गांव की प्रसिद्ध सुंदरी विधवा वांग कहीं से प्रकट हो गई। भड़कीले कपड़े पहने और उत्तेजक तरीके से व्यवहार करते हुए उसने दूर से लिन जिफेंग को देखा था, लेकिन पहले तो वह उसका चेहरा नहीं पहचान पाए, इसलिए उसने पुष्टि करने के लिए पास जाकर देखा और वास्तव में वह लिन जिफेंग ही था। 5 साल से उसे न देख पाने के कारण वह उसे पहचान पाने में लगभग असफल रही थी। एक छोटा सा, आपका छोटा सा बच्चा कौन है? मैं एक असली आदमी हूँ, एक चैंपियन जो पूरी रात खेल सकता है। लिन जिफेंग ने आंखें घुमाई और चुपचाप कोसने लगा। अगर लिन यूशिन वहां नहीं होती तो शायद वह उसके साथ फ्लर्ट भी कर सकता था। विधवा वांग जब युवा थी तो अपने आकर्षक रूप के कारण गांव में एक प्रसिद्ध सुंदरी थी। हालांकि अपने आलसी स्वभाव के कारण उसने गांव के एक अमीर जमींदार से शादी कर ली। लेकिन अफसोस, कुछ साल बाद एक उत्साहपूर्ण रात के दौरान मकान मालिक ने खुद पर बहुत अधिक दबाव डाला और अचानक बीच में ही काम गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस प्रकार विधवा वांग काफी संपत्ति छोड़कर लगभग 1 दशक से अकेले रह रही थी। उसकी मोहक आभा में कोई कमी नहीं आई थी। जब महिलाएं अपने 30वें दशक में अपनी यौन चरम सीमा पर पहुंच जाती हैं और उनके पति की मृत्यु हो जाती है, तो कौन ऐसा होगा जो प्रेम संबंध के बारे में नहीं सोचेगा। इसके अलावा वह अपनी पवित्रता को बचाए रखने वाली महिला नहीं थी। गांव के कई पुरुष उसकी सुंदरता के पीछे पड़े थे, लेकिन विधवा वांग की साहसी भावना को देखते हुए बहुत कम लोग उसके पास जाने का साहस कर पाते थे। और यहाँ वह थी, वही महिला जो लिन जिफेंग को उसके बचपन से ही छेड़ने का आनंद लेती थी, 5 साल बाद फिर से प्रकट हुई थी। वह उसे लगभग पहचान ही नहीं पाई थी। विधवा वांग लिन जिफेंग से ठीक 5 साल बड़ी थी।
वह लिन जिफेंग के घर के ठीक सामने रहती थी और अक्सर उनसे मिलने आती रहती थी। लिन जिफेंग के घर छोड़ने के बाद उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ था और रिश्ते से विधवा वांग वास्तव में एक दूर की रिश्तेदार थी जिन्हें आंटी वांग कहा जाना चाहिए। लिन जिफेंग को अभी भी अच्छी तरह याद है कि कैसे विधवा वांग अपने छोटे लिंग को हिलाती थी जब वह सिर्फ 10 साल का था और वह 16 साल की थी, युवावस्था के पूरे चरम पर। एक 10 साल के लड़के के लिए उसके द्वारा छेड़ा जाना कितना शर्मनाक था। उस समय लिन जिफेंग घर के अधिक नाजुक नखरेबाज बच्चों के विपरीत एक प्यारा उन्मुक्त स्वभाव वाला बच्चा था जिसके साथ विधवा वांग खिलवाड़ करती थी। यही कारण है कि बड़े होने पर लिन जिफेंग को विधवा वांग को देखना पसंद नहीं था, क्योंकि हर बार जब वे मिलते थे तो वह मजाक करती थी, मुझे आश्चर्य है कि क्या आपका छोटा लिंग बड़ा हो गया है। जब तुम छोटे थे तो मैं हर दिन इसके साथ खेला करता था। बिना किसी खेद के ऐसी बातें कहने की उसकी हिम्मत ने वास्तव में छोटी लिन जिफेंग को एक अजीब स्थिति में डाल दिया। 164 अध्याय 167 सेक्सी प्रलोभन अध्याय 167 कामुक प्रलोभन। ओह आंटी वांग, लिन जिफेंग ने परेशान चेहरे के साथ उसे पुकारा। ओह कितना अच्छा लड़का है जिफेंग। विधवा वांग ने लिन जिफेंग के हाव भाव देखे तो उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान आ गई। उसके पतले कपड़ों पर उसके भरपूर और कामुक स्वर्गीय रेशम कीट के बीज दब रहे थे। वह पतली कमर, मोहक लंबे अंगों के साथ अंधेरे जंगल के साथ मिलकर कुछ कामुक जानवरों को अनियंत्रित रूप से उत्तेजित कर देती थी। विधवा वांग गोरी और कोमल त्वचा वाली थी, उसके कंधे तक लंबे बाल थे, एक चमकदार माथा, एक नाजुक नाक और जैद जैसी सफेद त्वचा थी। उसकी भौहें विलो के पत्तों की तरह उभरी हुई थीं और उसके पतले होंठ नाजुक थे। कभी कभी जब वह मुस्कुराती थी तो उसके चेहरे पर एक छोटा सा गड्ढा बन जाता था। लिन जिफेंग ने चुपचाप कहा कि वह जितनी खूबसूरत थी उतनी ही ज्यादा चुलबुली भी थी। यद्यपि वह बहुत सुंदर नहीं थी, फिर भी उसमें आकर्षण था। उसमें एक परिपक्व महिला की अनोखी सुगंध थी। क्या तुमने खाना खा लिया? लिन यूशिंग ने ईमानदारी से पूछा। क्या समय हो गया है और अभी तक खाना नहीं खाया? मैंने सुना है कि आपके बेटे ने आज घर पर एक भोज रखा है, आपने मुझे निमंत्रण क्यों नहीं भेजा? विधवा वांग ने लिन यूशिंग की ओर तिरस्कार से देखा। उसका चुलबुला व्यवहार वास्तव में उस जैसे बुजुर्ग व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा था। क्या मैं इसे अभी आपके पास नहीं लाया? लिन यूशिंग बूढ़ा था और सचमुच कुछ हद तक परेशान था। छोड़ो भी, वह बहुत दूर है, मैं वहां जाकर ड्रिंक करने के लिए बहुत आलसी हूँ। आंटी वांग, मुझे अब घर जाना चाहिए, जब आप फ्री हो तो मिलने आ जाना। लिन जिफेंग ने जल्दी से अपने चाचा को पकड़ लिया और उन्हें घसीटते हुए अपने घर की ओर ले गया। ओह देखो जिफेंग, चाची वांग तुम्हारे साथ तब से बहुत अच्छी रही है जब तुम छोटे थे। तुम जब भी मुझे देखते हो तो ऐसा क्यों करते हो जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो। विधवा वांग ने लिन जिफेंग को अपना सिर झुकाकर जाने के लिए तैयार देखा और उसका गोरा तरबूज के बीज के आकार का चेहरा अचानक लंबा हो गया। ओह आंटी वांग, मैं पिछले 5 सालों से आपसे मिलने नहीं आई हूँ, इसलिए आज रात मुझे अभी भी कुछ काम है और मुझे कल काम पर वापस जाना है। हे तुम्हें पता है कि तुम्हें आए हुए 5 साल हो गए हैं। क्या आपको अपनी आंटी वांग की याद नहीं आती? क्या तुम्हें सचमुच जाने की इतनी जल्दी है? विधवा वांग की मुस्कान कम नहीं हुई, वह लिन जिफेंग से भी ज्यादा खुश लग रही थी। चूंकि तुम कल जा रहे हो तो आज रात के खाने के लिए आंटी वांग के घर पर क्यों नहीं रुकते? वरना तुम्हारे जाने के बाद कौन जाने वह तुम्हें फिर कब देखेगी। क्या ये सचमुच ठीक है? लिन जिफेंग की शर्मिंदा अभिव्यक्ति ने विधवा वांग की आकर्षक आंखों को चमका दिया। उसमें गलत क्या है? ये सिर्फ आंटी वांग के घर पर रात का खाना है। तुम कल जा रहे हो, क्या तुम भूल गए हो कि आंटी वांग तुम्हें बचपन में कितना प्यार करती थी? कृतघ्न भेड़िए। विधवा वांग ने लिन जिफेंग को भयंकर नजरों से देखा। फिर उसने अपनी मोहक निगाहें लिन यूशिंग की ओर घुमाई, जो ईमानदारी से उसकी चापलूसी कर रहा था और स्पष्ट रूप से उसका अनुमोदन प्राप्त करना चाहता था। लिन जिफेंग के चाचा को इससे इनकार करने में असहजता महसूस हुई, खासकर इसलिए क्योंकि विधवा वांग ने बचपन में उन्हें ज्यादा लाड़ प्यार नहीं दिया था। जिफेंग, तुम आज रात आंटी वांग के घर पर खाना खा सकते हो। बाद में हमारे घर पर ड्रिंक्स के लिए कुछ जगह बचाकर रखना। अपने चचेरे भाई को अच्छा समय बिताने देना। लिन यूशिन काफी स्पष्टवादी थे, लेकिन लिन जिफेंग केवल मुस्कुराने की कोशिश कर सके क्योंकि उन्हें अपने चचेरे भाई की प्रतिक्रिया के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लिन यूशिन के चले जाने के बाद विधवा वांग ने लिन जिफेंग को अपने निवास की ओर खींचना शुरू कर दिया। चूंकि पुराने घर ध्वस्त हो गए थे, इसलिए उसका नया घर लिन जिफेंग के घर से लगभग 100 मीटर दूर था। सुनो जिफेंग, तुम चाची वांग के घर पर रात का खाना खाने के लिए अनिच्छुक लग रहे हो, है ना? विधवा वांग की आंखें मोहक थीं और उसकी आवाज मोहक थी जब वह लिन जिफेंग के सामने आए। उसकी काली और आकर्षक आंखें उसे मंत्रमुग्ध कर रही थीं। उसके लंबे बालों के नीचे उसका गोरा और चिकना चेहरा चमक रहा था, विशेष रूप से जब उसकी छाती के जुड़वां स्वर्गीय रेशमकीट के बीज लिन जिफेंग के सामने थोड़ा हिल रहे थे, तो उसे ये भी संदेह हुआ कि क्या उसने ब्रा पहनी है, क्योंकि किसी भी महिला की छाती को अन्यथा इतनी गंभीरता से नहीं हिलाना चाहिए। और वह तो केवल 30 वर्ष की थी।
वांग, आंटी, मेरा यह मतलब नहीं था, मेरा मतलब है, चुलबुली विधवा वांग का सामना करते हुए। भले ही लिन जिफेन के पास तेज बुद्धि थी, उसकी मोहक सुंदरता के नीचे वह थोड़ा अजीब लग रहा था, उसकी हरकतें कुछ अनाड़ी थीं। आखिरकार उसे आंटी वांग कहना निश्चित रूप से व्यर्थ नहीं था, विशेष रूप से लिन जिफेन के दिल को असहज कर देने वाला। जब तुम छोटी थीं तो आंटी वांग तुम्हें बहुत प्यार करती थी, है ना? अब तुम बड़े हो गए हो, एक कृतघ्न भेड़िया बनने का नाटक कर रहे हो। विधवा वांग उसके सामने बैठी हुई लिन जिफे को सिर से पैर तक गौर से देख रही थी। अंत में एक शर्मीली आवाज में उसकी छाती पर अपनी नजर टिकाते हुए बोली, तुम्हें सालों से नहीं देखा, तुम काफी मजबूत हो गए हो, है ना? धत्तेरी की। जब मैं छोटा था तब तुम मुझसे प्यार करते थे। जब मैं छोटी थी तो तुम हमेशा बेकार रहती थी, मेरे एक्स के साथ खिलौने की तरह खेलती थी। जब भी हम मिलते थे हमेशा मेरे एक्स को हिलाती थी, और अब तुम कहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती थी। क्या यही प्रेम है? लिन जिफेन का दिल आक्रोश से जल उठा। उसे याद आया कि विधवा वांग अपना लिंग हिला रही थी और लोमड़ी की तरह खिलखिला रही थी। उसके भीतर एक भयंकर आग भड़क रही थी। ओह देखो आंटी वांग, देर हो रही है और मैंने अभी तक रात का खाना भी नहीं खाया है। शायद मैं खाना खाने जाऊं और फिर वापस आ जाऊं। लिन जिफे भागने का कोई बहाना ढूंढना चाहता था। आखिरकार अपने से 6 साल बड़ी और लंबे समय से विधवा महिला के साथ बातचीत जारी रखने से लिन जिफेन को डर लगने लगा। हालांकि उसने वर्षों से अपना अच्छा ख्याल रखा था, लेकिन लिन जिफे को उसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन कौन जानता था, विधवा वांग ने अचानक लिन जिफेन को पकड़ लिया और फुसफुसाया, जब तुम वापस आओगे तो क्या खाओगे? क्या मैंने अभी नहीं कहा था, आज रात के खाने के लिए मेरे घर पर रुको? चलो, आंटी वांग के पास कुछ गोमांस है, मैं आज रात आपके लिए इसे पकाऊंगी। आखिरकार 5 साल हो गए हैं, आपको कम से कम कुछ समय बिताना चाहिए और आंटी वांग के साथ बातचीत करनी चाहिए। आंटी वांग, ये बिल्कुल उचित नहीं है। लिन जिफे का चेहरा पीला पड़ गया, उसका पेट मचलने लगा। इसमें अनुचित क्या है? चलो चलें। विधवा वांग यह नहीं समझ पा रही थी कि उसकी गर्मजोशी कहां से आ रही है। उसने लिन जिफे का हाथ पकड़ लिया और अपने घर की ओर दौड़ पड़ी। जब उसने लिन जिफेन के हाथ को छुआ तो लिन जिफेन अनजाने में एक कदम पीछे हट गया, लेकिन विधवा वांग पीछे मुड़ी और जोर से हंसने लगी, जाहिर तौर पर इस धारणा के तहत कि लिन जिफेन ने उसके इरादों को गलत समझा था। विधवा वांग की शादी किशोरावस्था में ही कर दी गई थी और अमीर पति की मृत्यु के बाद भी उन्होंने 1 दशक से अधिक समय तक परिवार की संपत्ति को संभाले रखा और काफी व्यावहारिक तरीके से जीवन व्यतीत किया तथा फिजूल खर्ची में नहीं फंसी। एक महिला होने के नाते वह पैसा कमाने में भले ही माहिर न हो, लेकिन वित्तीय प्रबंधन उनकी विशेषता थी। आमतौर पर विधवा वांग अत्यधिक खर्च नहीं करती थी, उसका खर्च केवल सौंदर्य प्रसाधन, महिलाओं के सामान और भोजन पर होता था। अपने घर में प्रवेश करने के बाद लिन जिफेंग ने मन ही मन प्रशंसा की कि विधवा वांग का घर कितना सुव्यवस्थित था। कम से कम मेजें बेदाग थीं और घर साफ सुथरा था, जिसमें एक महिला का स्पर्श झलक रहा था। विधवा वांग लिन जिफेंग को पिछवाड़े में एक छोटे से घंटाघर तक ले गईं, जो लगभग 4 मंजिला ऊंचा था। इमारत काफी पुरानी लग रही थी, लेकिन अंदर का फर्नीचर और वातावरण काफी उच्च स्तरीय था। तीसरी मंजिल पर विधवा वांग के सुगंधित कमरे में बैठकर मजबूत स्त्री गंध को सूंघते हुए लिन जिफेंग को कुछ असहज महसूस हुआ। वह इससे पहले कभी विधवा वांग के निजी क्वार्टर में नहीं गया था और आज पहली बार था। थोड़ी देर बाद विधवा वांग रसोईघर में इधर उधर भाग रही थी और फिर खिलखिलाते हुए वह स्वादिष्ट भाप से भरे भोजन से भरा एक बड़ा कटोरा लेकर बाहर आए। उसकी कामुक और सुडौल आकृति को हिलते हुए देखकर ईमानदारी से लिन जिफेंग ने खुद को काफी उत्सुक पाया। आखिरकार वह एक स्वस्थ आदमी था और ऐसी आकर्षक परिस्थितियों में कोई भी आदमी इच्छा महसूस करेगा। आंटी वांग, तुम मेरे लिए क्या ला रहे हो जिसकी खुशबू इतनी अच्छी है? हे, ये कुछ उच्च गुणवत्ता वाला गोमांस है जो मैंने कुछ दिन पहले गांव से ये तो से मंगवाया था। ये बहुत स्वादिष्ट और बहुत ताजा है, इसे आजमाएं। जैसे ही उसने कहा, विधवा वांग ने एक नेक गृहिणी की तरह लिन जिफे के मुंह में गोमांस का एक टुकड़ा, जो देखने में ठीक नहीं लग रहा था, चॉपस्टिक से ठूंस दिया। इस दृश्य ने लिन जिफेन को अनिवार्य रूप से आईटी मैनेजर म्यू यांग की याद दिला दी। उसके घर पर भी यही स्थिति थी, केवल मुख्य महिला पात्र बदल गई थी। चूंकि विधवा वांग बहुत मेहमाननवाज थी, इसलिए लिन जिफे को मना करना अजीब लगा, इसलिए उसने अपना मुंह खोला और अजीब दिखने वाला गोमांस खा लिया। जैसे ही यह उसके मुंह में गया, एक विशेष रूप से तीव्र बासी स्वाद फैल गया। एक निवाले के बाद लिन जिफे ने भौहें चढ़ाई और मुंह बनाते हुए पूछा, आंटी वांग, क्या ये बीफ है? इसमें अजीब सी गंध क्यों आ रही है? विधवा वांग ने लाल चेहरे के साथ लिन जिफेन की ओर देखा और डांटा, आपको वास्तव में कोई स्वाद नहीं है। ये शीर्ष गुणवत्ता वाला बेल लिंग है। यह न केवल पौष्टिक है बल्कि स्फूर्ति बढ़ाने के लिए भी अच्छा है। ये पुरुषों के लिए बहुत फायदेमंद है। क्या? बेल का लिंग, स्फूर्तिदायक शक्ति। लिन जिफे अचानक उठ खड़ा हुआ, उसे एहसास हुआ कि यह एक साजिश थी। क्या उसे यहाँ बेल का लिंग खिलाने के लिए बुलाया गया था? लिन जिफेन का चेहरा हरा हो गया, वह विधवा वांग के इरादों के बारे में वास्तव में अनिश्चित था। क्या वह गर्मी में थी और साथी की तलाश कर रही थी?
लेकिन तुरंत ही लिन जिफेंग ने इस विचार को खारिज कर दिया। विधवा वांग उससे कम से कम 5 साल बड़ी थी। उम्र के लिहाज से वह उसके सामने एक बच्चा ही था। कोई रास्ता नहीं था कि वह उसमें रुचि रख सके, फिर भी वह उसके सुगंधित कमरे में बेल का लिंक खा रहा था। ये कृत्य किस बारे में था? और अपनी पहली यात्रा पर इस तरह के आतिथ्य का आनंद लेना क्या गलत? क्या तुम्हें ये पसंद नहीं? यह उच्च गुणवत्ता वाली चीज है जो अन्य लोगों को भी नहीं मिल सकती। देखो आंटी वांग तुम्हारे लिए कितनी अच्छी है। कामुक और चुलबुली विधवा वांग अब तक शर्मा रही थी और वह लिन जिफे के सामने मचलती रही। उसने बहुत कम कपड़े पहने थे, जिससे लिन जिफेंग को विधवा वांग के असली इरादों पर गंभीर संदेह हुआ। यदि म्यू यांग उस समय उसे बहका रही थी तो विधवा वांग अब उसके साथ खुलकर छेड़खानी कर रही थी। और यह बात तो उनके वापस आने के पहले ही दिन ही स्पष्ट हो गई। सच कहूं तो यह बहुत तेज था। आकर्षक और मनमोहक विधवा वांग ने लिन जिफेंग के सामने अपने शरीर को बेधड़क दिखाया। उसकी सेक्सी और चमकदार सुंदरता लगभग उत्तेजक थी। उसके छोटे ब्लाउज के नीचे उसकी बर्फ सफेद जांघें दिख रही थी, मानो वह लिन जिफेंग के अगले कदम का इंतजार कर रही हो। प्रारंभ में विधवा वांग ने गांव के मुखिया के घर लियूसान और उनके परिवार से मिलने की योजना बनाई थी, लेकिन आधे रास्ते में उसकी मुलाकात लिन जिफेंग से हो गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी यादों में बसा किशोर लड़का इतना बड़ा हो गया है, और उसकी अनोखी मर्दाना अपील वास्तव में विधवा वांग को मंत्रमुग्ध कर रही थी। 5 साल हो गए थे और कुछ संदेह तो थे ही। 165 अध्याय 168 पहले के पुराने ग्रामीण अध्याय 168 अतीत के पुराने पड़ोसी। विधवा वांग को अपने सामने एक बेल के लिंक को खाते हुए देखना और इतना उत्साहित होना, लिन जिफेंग को वास्तव में इसकी आदत नहीं थी। आखिरकार वरिष्ठता के संदर्भ में विधवा वांग उसके लिए एक दूर की चाची की तरह थी। वैसे जिफेंग, तुम इतने सालों से कहाँ थे? तुम अभी वापस क्यों आए हो? मैंने दूसरों से सुना है कि आप कुछ समय पहले ही लौटे थे। मैं सेना में भर्ती हो गया। मैं कुछ दिन पहले वापस आया था, लेकिन मुझे शहर में नौकरी मिल गई, इसलिए मुझे तुरंत काम पर वापस जाना पड़ा, अन्यथा मेरा बॉस निश्चित रूप से मेरा पूरा वेतन काट लेता। गिगल, तुम सेना में भर्ती हो गए। मुझे आश्चर्य है कि अब आप शहर में किस उच्च पद पर हैं। विधवा वांग स्वाभाविक रूप से चुलबुली थी, हर किसी के साथ सहज रूप से आकर्षक दिखती थी। क्या चाची वांग, क्या आप मुझे नीचे देख रही हैं? मेरे दुबले पतले रूप से धोखा मत खाओ, मैं अंदर से बहुत मजबूत हूँ। यह आदमी तुरंत ही अपने चरित्र में आ गया। कुछ देर पहले तक वह विधवा वांग के साथ थोड़ा कठोर था, लेकिन अब उसके अंदर का दुष्ट स्वभाव सामने आ रहा था। विधवा वांग ने आश्चर्य से उस युवक को देखा जो उससे 5 या 6 साल छोटा था। किसी कारण से उसे लगा कि लिन जिफेंग बहुत बदल गया है। वह अतीत के लिन जिफेंग की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली लग रहा था, जो अभिमानी और बेजोड़ था। शायद बाहर वर्षों के संघर्ष ने उनके संयमित व्यक्तित्व को गढ़ा था, जिससे उनका असली रूप आसानी से सामने नहीं आता था। क्या तुम्हें अपने माता पिता मिल गए हैं? विधवा वांग ने कुछ सहानुभूति के साथ पूछा। सच कहा जाए तो लिन जिफेंग की कहानी काफी दुखद थी। वह बचपन से ही डरपोक था और हाई स्कूल के दौरान अक्सर सहपाठियों द्वारा उसे परेशान किया जाता था। स्नातक होने के बाद वह स्थानीय बदमाश लियू लाओवू के साथ घुल मिल गया और अपने गृहनगर में काफी नाम कमाया। दुर्भाग्यवश भाग्य के एक ऐसे मोड़ ने लिन जिफेंग को लगभग बर्बाद कर दिया और वह 5 साल के लिए चले गए। हालांकि लिन जिफेंग कभी शिकायत करने वालों में से नहीं थे। चाहे कुछ भी हो जाए, वह अकेले ही उसका सामना करना पसंद करते थे। अब जब वह अंततः वापस आ गया था, तो विधवा वांग उसके लिए सचमुच खुश थी और उसे दिल से उम्मीद थी कि यह युवक उसे फिर कभी नहीं छोड़ेगा। जब माता पिता का विषय आया तो उसके चेहरे की मुस्कान अचानक बर्फ की तरह ठंडी हो गई। लिन जिफेंग ने नाराज होकर कहा, चाची वांग, क्या हम इस बारे में बात नहीं कर सकते? 5 साल हो गए हैं, अब वे जीवित हैं या अमृत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं बस एक साधारण जीवन जीना चाहता हूँ। लिन जिफेंग की आंखों में उदासी का भाव देखकर विधवा वांग का दिल उसके लिए रो पड़ा। उसे बड़ा होते हुए देखने के कारण वह उसके लिए लगभग बहन जैसी थी। हालांकि स्वाभाविक रूप से चुलबुली होने के कारण वह ये स्पष्ट नहीं कर पाए कि इस युवक के प्रति उसकी भावनाएं बहन जैसा स्नेह थी या रोमांटिक रुचि। आखिरकार पर्यवेक्षक तो स्पष्ट है, लेकिन भागीदार खो गया है। लिन जिफेंग के दुख को बढ़ाना नहीं चाहते हुए विधवा वांग जल्दी से उसके सामने बैठ गए और अपनी चौड़ी हथेली उसकी नाजुक रेशमी हथेली पर रख दी। लिन जिफेंग की हथेली की गर्माहट महसूस करते हुए उसने कई विचारों के साथ कहा, यदि आप इसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं तो हम नहीं करेंगे, ठीक है? विधवा वांग की आंखों में कोमलता का स्पर्श देखकर लिन जिफेंग वास्तव में थोड़ा डर गया। वह संभवतः उसके लिए भावनाएं विकसित नहीं कर सकती थी, है ना? अरे बाप रे, मैं तुमसे पूरे 5-6 साल छोटा हूं बहन। यदि आप अपना शेष जीवन किसी ऐसे पुरुष के साथ बिताना चाहती हैं तो मैं ही क्यों? मैं बहुत मासूम हूं। तुम्हारे छोटे दिमाग में क्या है? लिन जिफेंग की आंखों को इधर उधर घूमते देख विधवा वांग ने चंचलता से अपना सिर थपथपाया और एक शरारती परी जैसी हंसी में हंस पड़ी। उसके पतले कपड़े उसके उत्तम शरीर को जीवंतता से रेखांकित कर रहे थे, विशेषकर उसकी त्वचा जो युवा लड़कियों की तुलना में अधिक चिकनी लग रही थी।
दो अलग अलग कॉलरबोन और उसकी उभरी हुई छाती से ऐसा लग रहा था कि एक प्यारा सा खरगोश किसी भी क्षण बाहर कूद सकता है। मैं और क्या सोच सकता हूँ, मैं बस सोच रहा था 5 साल तक एक दूसरे को न देखने के बाद भी आंटी वांग आप अभी भी बहुत खूबसूरत और आकर्षक हैं, कुछ युवा लड़कियों से भी कम उम्र की। अगर आप थोड़ा सज धज कर तैयार हो जाएं, तो यह अकल्पनीय है। मैं शर्त लगाता हूं कि अगर आप सड़क पर चले तो हर कोई यही सोचेगा कि आप 20 साल की उम्र की एक युवा महिला हैं, 100% आकर्षक, बिल्कुल शानदार। दरअसल इन कपटी बातों को कहते समय लिन ज़िफेई को अंदर से बेचैनी महसूस हुई, लेकिन उसे अपने साथ वाले के अनुसार बोलना पड़ा, जबकि उसने अपने भावों को बढ़ा चढ़ाकर बताया और उसकी सुंदरता और आकर्षण की प्रशंसा करने के लिए उत्साहपूर्वक अंगूठा दिखाया, जिससे विधवा वांग अविश्वसनीय रूप से खुश हो गई। लिन जिफेंग जितना अधिक इस तरह से बोलता था, वह उसके सामने उतना ही अधिक नखरेबाजी से पेश आती थी, जो उसके काम पर घमंड का एक विशिष्ट मामला था। लेकिन फिर कितनी महिलाएं तारीफ सुनना पसंद नहीं करती। महिलाएं स्वाभाविक रूप से भावुक प्राणी होती हैं, जिन्हें मीठे शब्द पसंद आते हैं, थोड़ी सी चापलूसी, और वे बहुत खुश हो जाते हैं। कई पुरुषों का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अच्छा तालमेल न होने का कारण मुख्यतः ये है कि पुरुष अच्छी बातें कहना नहीं जानते, मीठी मीठी बातें करना नहीं जानते। यदि कोई पुरुष अपनी स्त्री की लगातार प्रशंसा करता रहे तो संभावना है कि वह उसके प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाएगी। वास्तव में क्या मैं उतना अच्छा हूं जितना आप कहती हैं, आंटी वांग? विधवा वांग भावनात्मक रूप से छटपटा रही थी। लिन जिफेन के बगल में बैठी हुई थी, उसकी आकर्षक आंखें एक आकर्षक रोशनी चमका रही थी। ओह ठीक है आंटी वांग, बहुत देर हो रही है। मैंने अपने चाचा से सुना कि मेरे चचेरे भाई ने हाल ही में एक और श्रृंखलाबद्ध निर्माण सामग्री की दुकान खोली है और आज रात घर पर एक भोज है। क्या मैं जाकर इसकी जांच कर सकता हूँ? मुझे वापस आए हुए बहुत समय हो गया है और एक भतीजे के रूप में मुझे कम से कम एक बार तो उनसे मिलना चाहिए, है ना? लिन जिफेंग भागने का बहाना ढूंढ रहा था। तुम अपनी आंटी वांग के साथ कुछ देर और नहीं रुकोगे? मैं घर पर अकेले ही डर जाऊंगा। डरा हुआ? हे भगवान, डर गए। यदि अन्य लोग आपको नहीं जानते तो आप बचपन से ही मेरे साथ खेलते रहे हैं, तो मैं आपको कैसे नहीं जान सकता? जब लिन जिफेंग ने उसे यह कहते सुना तो उसका दिल बेचैनी से मचल उठा। हे आइए आंटी वांग, भविष्य में हमें साथ रहने के बहुत सारे अवसर मिलेंगे। आपको निश्चित रूप से 1 या 2 दिन छूटने से कोई आपत्ति नहीं होगी, है ना? विधवा वांग ने आश्चर्य से अपनी आकर्षक आंखें झपकाईं। चाहे उसने लिन जिफेंग के शब्दों की व्याख्या कैसे भी की हो, वे इतने अस्पष्ट क्यों लग रहे थे? विधवा वांग के गाल लाल हो गए जब वह लिन जिफेंग के तराशे हुए चेहरे को घूर रही थी। वह भ्रमित तो थी लेकिन प्रसन्न भी थी। क्या उसका निहितार्थ ये हो सकता है? विधवा वांग की निगाहों में अचानक बदलाव देखकर लिन जिफेंग को ठंड का एहसास हुआ, क्योंकि वे स्पष्ट रूप से एक ही तरंगदैर्ध्य पर नहीं थे। तो आप फिर कब आएंगे? ओह, क्या विधवा वांग को बुखार नहीं है? वह अचानक इतनी शर्मीली कैसे हो गई? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने पहले गलत दवा ले ली हो? लिन जिफेंग हैरान था। विधवा वांग को शर्मीली होने का नाटक करते हुए देखकर वह कुछ हद तक चकित था। मैं इस बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कह सकता। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अरे कृतघ्न दुष्ट, क्या तुम भूल गए हो कि जब तुम बच्चे थे तो आंटी वांग तुम पर कितना लाड़ प्यार करती थी? आप लौटने के तुरंत बाद जा रहे हैं। विधवा वांग ने क्रोध का नाटक किया। उसके होंठ फूले हुए थे, उसकी अभिव्यक्ति खोई हुई लग रही थी। चाहे लिन जिफेंग के मन में कितने भी बहाने हो, ऐसा लग रहा था कि उनमें से कोई भी उसके सामने प्रभावी नहीं था। 166 अध्याय 169 दिखावटीपन से दुनिया को परेशान न करना। ये देखकर कि लिन जिफेंग जाने वाला था, विधवा वांग को अचानक प्रेरणा मिली। आउच आउच, क्या गलत? लिन जिफेंग ने चिंता से पूछा। मुझे अचानक भयंकर सिरदर्द होने लगा। मुझे लगता है कि यह मेरी पुरानी समस्या है जो फिर से उभर आई है, शायद अनीमिया के कारण। जैसे ही उसने बात की, विधवा वांग नाटकीय ढंग से लड़खड़ा गई। उसकी उंगलियां हल्के से उसके माथे को सहला रही थीं और उसकी आधी बंद आंखें लिन जिफेंग की ओर देख रही थीं। हालांकि उनके रिश्ते की प्रकृति ने लिन जिफेंग को थंडर पॉन्ड में सीमा पार करने से रोक दिया। लिन जिफेंग ने अतीत में व्यवस्थित रूप से कुछ स्वसहायता चिकित्सा कौशल भी सीखे थे। अनीमिया के लक्षणों में आमतौर पर कमजोरी, थकान और मांसपेशियों में हाइपोक्सिया के कारण उनींदापन शामिल होता है। ये सबसे आम और शुरुआती लक्षण हैं। लेकिन कुछ ही क्षण पहले वह ठीक थी, उसका रंग गुलाबी था। अचानक अनीमिया का दावा करना बहुत ही अप्रत्याशित लग रहा था। बेशक लिन जिफेंग उसकी छोटी छोटी चालों से मूर्ख नहीं बनने वाला था। विधवा वांग ने स्नेह भरी आंखों से लिन जिफेंग को देखा और धीरे से बोली, मुझे बहुत चक्कर आ रहा है और मेरी छाती में जकड़न महसूस हो रही है, जैसे कि मुझे ऑक्सीजन की कमी हो रही है। क्या आपके पास इसका कोई उपाय है? उसकी मोहक आवाज को देखकर यदि कोई अन्य पुरुष होता तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर झपट पड़ता। लेकिन लिन जिफेंग केवल अंदर ही अंदर मुस्कुरा सकते थे। क्या सचमुच उसे औरतों के साथ रहना नसीब हुआ था या ये पिछले जन्म का कर्म था?
वह जहां भी जाता था वहां हमेशा ऐसी महिलाएं क्यों होती थीं जिनके साथ उसके संबंध जटिल होते थे। यहाँ तक कि वह महिला जिसे वह बचपन से ही बहन मानता था अब एक छोटे मेमने की तरह उसकी बाहों में लेटी हुई थी, उसके अगले कदम का इंतजार कर रही थी। विधवा वांग को लिन जिफेंग से इतना लगाव था, इसका मुख्य कारण ये था कि 5 साल पहले गांव के कुंवारे लोग अक्सर उसके घर पर उसे परेशान करते थे। एक दिन कई लोगों ने विधवा वांग को नशे में धुत करने की साजिश रची और जब वे उसके नशे का फायदा उठाने वाले थे तो लिन जिफेंग जो लियू लाओवो के साथ घूम रहा था ने परछाई में सतर्क निगरानी रखी। जब पुरुष कार्रवाई करने वाले थे तो अवसर का लाभ उठाते हुए लिन जिफेंग ने संकट में फंसी युवती को बचाने वाले घिसे पिटे और कुछ हद तक घटिया नायक की भूमिका निभाई। यह एक पुरानी कहावत थी लेकिन विधवा वांग को सचमुच बहुत प्रभावित किया। उसे आश्चर्य हुआ जब लिन जिफेंग, जिसे वह हमेशा छोटे भाई के रूप में देखती थी, ने निर्णायक क्षण में आगे आकर मदद की। इस वजह से लिन जिफेंग ने कड़ी चेतावनी के तौर पर कई अपराधियों के हाथ तोड़ दिए। तब से विधवा वांग का स्नेह आंशिक रूप से कृतज्ञता और आंशिक रूप से इस छोटे आदमी के प्रति जिज्ञासा से प्रेरित था। लेकिन कौन भविष्यवाणी कर सकता था कि एक बड़ा उथल-पुथल मचेगा जिसके बाद लिन जिफेंग 5 साल के लिए अन्य स्थानों पर चले जाएंगे। अब जब वह वापस आ गया था तो विधवा वांग ने जो सपना देखा था वह क्षण आखिरकार आ गया था। लिन जिफेंग को परिपक्व होते और वापस आते देख उसका दिल पहले से ही अशांत था। आखिरकार एक महिला होने के नाते वह चाहती थी कि उसकी रक्षा और देखभाल के लिए एक मजबूत पुरुष उसके साथ रहे। अफसोस की बात है कि एक महिला का दिल ऐसी चीज है जिसे एक पुरुष कभी भी सही मायने में नहीं समझ पाएगा। चूंकि लिन जिफेंग पहल नहीं कर रहा था, विधवा वांग निश्चित रूप से अपनी खुशी से संबंधित किसी भी साधन को जाने नहीं देने वाली थी। दुखी होने से अच्छा है कि सुरक्षा रखी जाए। इस अवसर को चूकने का अर्थ ये हो सकता है कि आपको बसने के लिए कोई अन्य स्थान नहीं मिलेगा। इतने वर्षों तक इंतजार करने के बाद विधवा वांग ने निर्णय लिया कि उसे अपनी खुशी स्वयं ही प्राप्त करनी होगी। पिछले कुछ वर्षों में उसने कुछ छोटे व्यवसाय भी चलाए थे। यदि लिन जिफेंग इच्छुक होती तो वह अपनी सारी संपत्ति के साथ किसी भी समय शहर बदल सकती थी। लेकिन लिन जिफेंग की दुनिया में विधवा वांग एक बहन की तरह थी। अगर पदोन्नति भी हो जाए तो भी वह एक अच्छी बहन ही रहेगी। चूंकि वह इसे हल नहीं कर सका और यह अभी भी अराजक था, इसलिए बेहतर होगा कि वह सीधा और कठोर हो जाए और विधवा वांग को पूरी तरह से उम्मीद छोड़ दे। लिन जिफेंग की आंखें बदल गईं। एक योजना को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा, चाची वांग, ये देखते हुए कि आप कितनी स्वस्थ हैं, कुछ भी गंभीर नहीं होना चाहिए। अनीमिया कभी कभार ही होता है। लिन जिफेंग ने अपनी घड़ी पर नजर डाली। उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया और वह अतिशयोक्ति से बोला, बकवास। अभी तो 5 बज चुके हैं। अगर मैं अभी वापस नहीं आया तो मेरी पत्नी सचमुच जिंदा ही मेरी खाल उधेड़ देगी। आज के लिए बस इतना ही चाची वांग। जब मैं खाली होऊंगा तो आपसे मिलने के लिए अवश्य समय निकालूंगा। अगर मैं अभी वापस नहीं गया तो मेरी पत्नी आज रात हंगामा करेगी। क्या आपकी पत्नी है? चाची वांग की अभिव्यक्ति जम गई। अभी कुछ देर पहले वह बहुत आकर्षक लग रही थी, लेकिन लिन जिफेंग के शब्दों के बाद उसका चेहरा अचानक बदल गया। वह पूरी तरह से हैरान और परेशान दिख रही थी। वह वास्तव में लिन जिफेंग की शादी की कल्पना नहीं कर सकती थी। यदि ऐसा था तो क्या वह बहुत ज्यादा अहंकारी थी? किसी के परिवार को तोड़ने के बारे में सोचते हुए चाची वांग का दिल ऊंची लहरों की तरह उछलने लगा और उनकी विशाल ज़ैड जैसी छाती उनकी तीव्र भावनात्मक प्रतिक्रिया से कांपने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे यह आंतरिक संघर्ष की उथल पुथल है। आपकी तो पहले से ही एक पत्नी है। चाची वांग, जो लिन जिफेंग से चिपकी हुई थीं, धीरे धीरे दूर चली गईं। उन्हें डर था कि उनके अहंकारी व्यवहार से उन्हें घृणा हो सकती है। हे चाची वांग, चलो इस बारे में बात नहीं करते। 5 साल हो गए हैं। अगर मैंने अब तक शादी नहीं की होती तो मैं उन बचे हुए पुरुषों में से एक बन गया होता जिनके बारे में आप इंटरनेट पर सुनते हैं। देर सवेर शादी तो होनी ही है और इसके अलावा मेरी पत्नी इतनी खूबसूरत है कि मैं उससे शादी नहीं करूंगा तो और किससे करूंगा। हो सकता है कि जब आप फ्री हो तो आप उससे कभी मिल सके। लिन जिफेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। वह मन ही मन कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुरा रहा था। उसकी पत्नी कहाँ थी? नांगोन बिंग अधिक से अधिक एक मंगेतर थी और यह अभी भी अनिश्चित था कि यह काम करेगा या नहीं। नहीं, यह शायद अच्छा विचार नहीं होगा। मुझे डर है कि आपकी पत्नी से मिलना और भी अजीब होगा, उसने हिचकिचाते हुए कहा। अजीब? चाची वांग, आप किस बारे में बात कर रही हैं? निश्चिंत रहो, मेरी पत्नी उस तरह की व्यक्ति नहीं है। वह न केवल सुंदर है बल्कि अविश्वसनीय रूप से गुणवान भी है तथा लगभग सर्वत्र प्रिय है। यहाँ तक कि मैं, जो एक कुख्यात दिल तोड़ने वाला व्यक्ति हूँ, उसके द्वारा पूरी तरह से वश में हो गया हूँ। हे लिन जिफेंग ने लापरवाही से अपनी जेब से एक सिगरेट निकाली, उसे बेपरवाही से जलाया और अपनी खुद की छवि को खराब करते हुए इस काल्पनिक पत्नी को आकर्षक बनाने की पूरी कोशिश की। जब तक आंटी वांग को पीछे हटने के लिए मना लिया जाए तब तक सब कुछ ठीक रहेगा।
चाची वांग के गाल थोड़े लाल हो गए। उन्होंने मन ही मन लिन जिफेग की तथाकथित पत्नी को सैकड़ों बार कोसा, लेकिन उन्होंने एक लापरवाह मुस्कान बनाए रखी और कहा, ओह, ये सोचकर कि हमारे जिफेग ने पहले ही एक पत्नी को पकड़ लिया है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप पहले से इतने बदले हुए लग रहे हैं। चाची वांग ने खुद को शांत करने की पूरी कोशिश की। उन्हें डर था कि लिन जिफेग उनके चेहरे पर कुछ पढ़ लेगा। हालांकि वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसका दिल ऐसा महसूस कर रहा था मानो वह 5 स्वाद वाले मसालों के जार की तरह दर्द से मिश्रित हो गया हो। आखिरकार एक महिला का दिल बहुत छोटा हो सकता है। वह किसी भी महिला को अपने से एक आदमी को चुराने की कोशिश करने को बर्दाश्त नहीं कर सकती, विशेष रूप से चाची वांग, जिसका गांव में आकर्षण वास्तव में अद्वितीय था। दुनिया को आकर्षण से भ्रमित न करना, फिर लोगों के दिलों को झकझोरना। 167 अध्याय 170 प्रेमी धन उड़ान लेता है। अध्याय 170 प्रेमी की अन्य। चाची वांग, देर हो रही है और मुझे शहर वापस जाने के लिए अभी भी काफी दूरी तय करनी है। जब तक कुछ और न हो, मैं अब वापस लौट जाऊंगा। जब मुझे मौका मिलेगा मैं अपनी पत्नी को आपसे मिलने जरूर लाऊंगा। लिन जिफेग ने मुस्कुराते हुए विदाई देते हुए कहा। उनके वाक्य का पहला भाग सौहार्दपूर्ण लग रहा था, लेकिन बाद के आधे भाग ने विधवा वांग के दिल में एक कड़वा स्वाद छोड़ दिया। जब लिन जिफेंग चला गया तो उसने उसे बाहर नहीं देखा, बल्कि अपने घर में चुपचाप अकेली बैठी रही। उसका मन विचारों और अनिच्छा की भावना से भरा हुआ था। उसने आज रात ली लिन के साथ भोजन करने का वादा किया था, लेकिन इसके बजाय उसने बहुत परेशानी खड़ी कर दी। लिन जिफेंग को ये स्थिति सिरदर्द पैदा करने वाली लगी। बात सिर्फ इतनी थी कि सभी लोग एक ही शहर में रहते थे और 5 साल तक एक दूसरे को न देखने के बाद जब वे मिले तो कुछ शब्दों का आदान प्रदान करना अपरिहार्य था। ये देखते हुए कि अभी भी सुबह थी, केवल शाम के 5:30 बजे थे, उसने सबसे पहले अपने चचेरे भाई से मिलने का निर्णय लिया, जिसे उसने 5 वर्षों से नहीं देखा था। चूंकि वह रास्ते में अपने चाचा से पहले ही मिल चुका था और अब जब वह वापस आ गया है तो उसके लिए उनसे न मिलना थोड़ा अजीब होगा। हालांकि उसे आश्चर्य हो रहा था कि क्या उसका चचेरा भाई, जिसे वह हमेशा नीची नजर से देखता था, अब उससे रूखा व्यवहार करेगा। जैसा कि लिन जिफेंग ने उम्मीद की थी, अपनी याददाश्त से मार्ग का अनुसरण करते हुए वह अंततः काफी ठोकरें खाने के बाद लिन यूशियन के घर को ढूंढने में कामयाब हो गया। उनके चाचा के घर में उस समय काफी चहल पहल थी। सभी मध्यम ब्रांड की कारें प्रवेश द्वार पर खड़ी थीं और खेल के मैदान में आतिशबाजी और फुलझड़ियां सजी हुई थीं। अगस्त के धुंधलके में, जो अभी तक अंधेरा नहीं हुआ था, स्थानीय मालिकों और पारिवारिक मित्रों का एक समूह मेजों के चारों ओर इकट्ठा होकर सूरजमुखी के बीच फोड़ रहा था और बातें कर रहा था, जबकि रसोईघर में खाना पकाने की तेज आवाज गूंज रही थी। लिन जिफेंग ने मुस्कुराते हुए सभी का अभिवादन किया, लेकिन किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। शायद आज आमंत्रित सभी मेहमान लिन जिफेंग के बारे में भूल गए थे, वह व्यक्ति जिसे वहां नहीं होना चाहिए था। जिफेंग, आप यहाँ हैं, आइए आइए, भोजन शुरू होने से पहले एक कप चाय पी लीजिए। अंदर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे चचेरे भाई को ढूंढ कर लाता हूँ। वह निश्चित रूप से आपको देखकर रोमांचित होगा। लिन यूशियन ने गर्मजोशी से उनका अभिवादन किया जैसे ही उसने लिन जिफेंग को देखा, जो बाहर कामों में व्यस्त था। अंकल, मैंने अभी सुपरमार्केट से कुछ सामान खरीदा है और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या लूं। मुझे उम्मीद है कि यह चाय आपको पसंद आएगी, लिन जिफेंग ने कहा। वह इतने सालों बाद खाली हाथ नहीं आना चाहता था, जो कि ग्रामीण इलाकों में अजीब हो सकता था, जहां पारंपरिक मानसिकता अभी भी कायम है। इसलिए वहां जाते समय उन्होंने सुपरमार्केट से चाय खरीदी, इस उम्मीद में कि इससे उन्हें अपने प्रभावशाली चचेरे भाई से बातचीत करने में मदद मिलेगी। दोस्तों और रिश्तेदारों का ध्यान लिन जिफेंग की ओर गया और वे आपस में बुदबुदाने लगे। लिन यूशियन और लिन जिफेंग के बीच गर्मजोशी से भरी बातचीत देखकर वे हैरान रह गए। किसी ने खुद को पूछने से नहीं रोका, अंकल लिन, ये युवक कौन है? एक आदमी जो काले रंग का सूट पहने हुए था और जिसने निकट दृष्टि दोष के लिए चश्मा पहना हुआ था और मुट्ठी भर सूरजमुखी के बीज लिए हुए था, वहां आया। उसने लिन जिफेंग के पहनावे को देखा और फिर उसकी ओर घृणा से देखा। उसके बीच खाना जारी रखा और लिन जिफेंग के सामने उसके छिलके थूक दिए। हाँ, वह मेरा भतीजा है, यू लोन का चचेरा भाई। वह आज ही वापस आया है, लिन यूशियन ने उत्साह से उसका परिचय कराया। लेकिन उस आदमी ने स्पष्ट रूप से लिन जिफेंग को उसकी सुरक्षा गार्ड की वर्दी से आंका और तिरस्कारपूर्वक सोचा कि यह बेचारा सुरक्षा गार्ड लिन यूलोंग की निर्माण सामग्री कंपनी में नौकरी पाने की उम्मीद में पारिवारिक कार्ड खेलने के लिए वापस आया होगा। ओह, तो आप यू लोन के चचेरे भाई हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा, उस आदमी ने सरसरी तौर पर अभिवादन करते हुए कहा और फिर ठंडी नजर से देखते हुए चला गया। उसके दिखावटी व्यवहार को देखते हुए लिन जिफेंग को इसकी परवाह नहीं थी। आजकल सब कुछ धन और प्रभाव पर निर्भर है, इनके बिना कोई भी आपकी परवाह नहीं करता। इसके अलावा लिन जिफेंग ने आज एक सुरक्षा गार्ड की पोशाक पहनी हुई थी, जिससे बातचीत में वास्तव में कोई खास दिलचस्पी नहीं पैदा हुई। जल्द ही लिन जिफेंग का तथाकथित चचेरा भाई उसके कमरे से बाहर आया। ये सुनकर कि लिन जिफेंग वापस आ गया है, वह आदमी अपने चेहरे पर खुशी का भाव नहीं ला सका। उसने लिन जिफेंग का अभिवादन किया और उसे अनदेखा कर दिया, ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने उसे पहले कभी नहीं देखा हो। इसके बावजूद लिन जिफेंग आगे बढ़े, एक सिगरेट निकाली और उसे पेश की।
उसके चचेरे भाई को इसे स्वीकार करने की भी जहमत नहीं उठानी पड़ी। उसका चेहरा उदासीनता से भरा हुआ था। उसने लिन जिफेन की वर्तमान स्थिति के बारे में पूछने की जहमत नहीं उठाई। पिछले 5 वर्षों के दौरान लिन जिफेन क्या कर रहे थे, इसके बारे में पूछताछ करना तो दूर की बात थी। अंत में लिन यूलोव ने लिन जिफेन को बस एक हल्का सा अभिवादन दिया और फिर उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय वहां इकट्ठे हुए दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ बातचीत और हंसी मजाक करने लगा। यहाँ तक कि जब किसी ने पूछा कि लिन जिफेन उनके लिए कौन है, तो वह बस हल्के से मुस्कुराए और अपने रिश्ते के बारे में चुप रहे। लिन जिफेन, जिसे इतना ठंडा व्यवहार मिला था, शांत और संयमित रहा। यदि यह अतीत का लिन जिफेन होता तो वह उसी समय चला जाता, या शायद वह आता ही नहीं। लेकिन अब चीजें अलग थीं। आखिरकार पारिवारिक रिश्ते और रिश्ते अब भी उनके दिल के करीब थे। अफसोस की बात है कि लोगों के दिल ठंडे थे। यहाँ तक कि लिन यूशेंग, जिसने अभी अभी लिन जिफेन को प्राप्त किया था, ये देखकर कि उसका बेटा लिन जिफेन को नजरअंदाज कर रहा था, उसने ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। वह जल्दी से रसोई में मदद करने के लिए भाग गया और लिन जिफेन के साथ आगे कोई बातचीत करने से भी परहेज किया। लिन जिफेन वास्तव में अकेले रहकर खुश था। वह चुपचाप एक कोने में खड़ा था, शानदार व्यंजनों से भरी मेज को देखते हुए। हर कोई उत्सुकता से दरवाजे पर खड़ा था, जैसे कि किसी वीआईपी का इंतजार कर रहा हो। लिन जिफेन को इसकी परवाह नहीं थी। वह मेज पर बैठ गया और खाना झटपट खाने लगा तथा ये सुनिश्चित करने लगा कि पहले उसका पेट भर जाए। लिन यूलोव शहर में काफी प्रसिद्ध था और बातचीत और हंसी मजाक के साथ मेहमानों का मनोरंजन करते हुए वह एक के बाद एक सिगरेट देता रहा। हालांकि हर बार जब वह लिन जिफेन के पास से गुजरता था तो वह उसे कभी भी एक भी उपहार नहीं देता था। ऐसा व्यवहार करता था जैसे कि वह अस्तित्व में ही न हो। लिन जिफेन को ऐसे खाते हुए देखकर जैसे कि वह एक भूखे भूत के रूप में पुनर्जन्म ले रहा हो, लिन यूयू को गुस्सा आ गया। बाकी सभी लोगों ने अभी तक खाना शुरू नहीं किया है और आपने खुद को पहले स्थान पर रखने का साहस किया, लेकिन अपनी प्रतिष्ठा खोने की चिंता के कारण वह पीछे हट गया और लिन जिफेन को अनदेखा करने से पहले एक अर्थपूर्ण नजर से देखा। तभी एक आकर्षक महिला बर्तन लेकर आती हुई दिखाई दी। लिन जिफेन को मेज पर खाना खाते देख वह हैरान हो गई। एक नजर देखने के बाद वह तुरंत आश्चर्यचकित और चकित हो गई। लिन जिफेन, महिला स्पष्ट रूप से हैरान थी। नमस्ते भाभी, लिन जिफेन ने मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। जिफेन, तुम कब वापस आए? कियान यफे नाम की यह महिला लिन जिफेन की हाई स्कूल की सहपाठी थी, जो जोगहाई शहर के शिपेट टाउन, लोट्स जिले के पिंडिक्सिंग गांव की रहने वाली थी। ऐसी अफवाह थी कि दोनों के बीच पहले प्रेम संबंध थे, लेकिन बाद में उसने लिन जिफेन के चचेरे भाई से शादी कर ली और इस तरह वह उसकी भाभी बन गई। वह गुणवान, ईमानदार और सौम्य स्वभाव की मानी जाती थी। वह विशेष रूप से आकर्षक थी। उसकी चमकदार आंखें, सफेद दांत, बुद्धिमान माथा, नाजुक नाक, गुलाबी गल और सुंदर धनुषाकार भौहें थी। उसका शरीर पतला और सुडौल था। लिन जिफेन के साथ शर्मनाक इतिहास वाली पूर्व हाई स्कूल ब्यूटी क्वीन के रूप में उनकी मुलाकात काफी अप्रत्याशित थी, खासकर कियान यफे के लिए। उसने सोचा था कि लिन जिफेन 5 साल तक गायब रहने के बाद कभी वापस नहीं आएगा। फिर भी वह यहाँ था, अप्रत्याशित रूप से उसके सामने खड़ा था, मानो किसी पिछले सपने में। हालांकि लिन जिफेन हमेशा की तरह शांत थे। आखिरकार जो कुछ अतीत में था वह बीत चुका है। ये तथ्य कि उसकी पूर्व प्रेमिका अब उसकी भाभी थी, कुछ हद तक हास्यास्पद था। सौभाग्यवश उस समय दोनों ने वास्तव में डेटिंग नहीं की थी, यह एक अस्पष्ट रिश्ता था। 168 अध्याय 171 वह भाभी जिसे हमने वर्षों से नहीं देखा। अध्याय 171 वह भाभी जिसे मैंने वर्षों से नहीं देखा। हालांकि उन मासूम किशोरावस्था के दौरान लिन जिफेन का कियान यफे के साथ एक अस्पष्ट रिश्ता था, लेकिन कई साल बीत जाने के बाद लिन जिफेन ठीक था। हालांकि जिस व्यक्ति का उसने कभी इतनी ईमानदारी से पीछा किया था, उसे अपने सामने जीवित और स्वस्थ खड़ा देखकर कियान यफे का दिल बेतहाशा धड़कने लगा। उसका सुंदर चेहरा उदासी की झलक से चमक उठा। दुर्भाग्यवश पूर्व हाई स्कूल की सुंदरी बहुत पहले ही विवाहित हो चुकी थी और इसके अलावा वह उसके चचेरे भाई की पत्नी भी थी। वरिष्ठता के आधार पर उसे अभी भी उसे भाभी कहना पड़ता था। कभी कभी तो ये सचमुच बहुत हास्यास्पद होता था। सौभाग्य से उस समय लिन जिफेन कियान यफे के बारे में बहुत गंभीर नहीं थे, अन्यथा अब उनकी मुलाकात वास्तव में अजीब होती। कियान यफे के असहाय व्यवहार को देखते हुए और उसका चेहरा जो धीरे धीरे अपनी युवा चमक खो चुका था और समय के साथ एक परिपक्व चेहरे में बदल गया था, लिन जिफेन अपने दिल में केवल एक कड़वी मुस्कान दे सकता था। कब वापस आए? कियान यफे ने एक गृहिणी की तरह कपड़े पहने थे, जिससे बहुत ही आत्मीयता का एहसास हो रहा था। ओह, मैं कुछ दिनों के लिए वापस आ गया हूँ, लिन जिफेन ने जवाब दिया। आज मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैं टहलने के लिए बाहर आया और ये देखने के लिए रुका कि मेरे परिवार का घर कैसा चल रहा है। ओह, तो फिर आप कब जा रहे हैं? मैं थोड़ी देर में चला जाऊंगा। मैं आज अपनी चचेरी बहन का हालचाल जानने आया था और मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी भाभी बन जाओगी, लिन जिफेन ने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा। इससे भी अधिक अजीब बात यह थी कि उन हरे भरे हाई स्कूल के दिनों में, हालांकि लिन जिफेन बहुत ज्यादा उभरकर सामने नहीं आए थे, एक महिला ने हमेशा उन्हें गहराई से प्यार किया था, जो वास्तव में दुर्लभ था।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय कियान येफेई को पूरे स्कूल में 10वीं सुंदरी का दर्जा दिया गया था। यद्यपि हाई स्कूल के दिनों की सुंदरता अब की सुंदरता से भिन्न थी, फिर भी कियान येफेई के नैन नक्श वाकई आकर्षक थे। लिन जिफेन की दृढ़ लेकिन कड़वी मुस्कान को देखते हुए कियान येफेई ने अपने होंठ भींच लिए। उसकी भावनाएं अधिक हृदय विदारक थीं। जितना अधिक उसने लिन जिफेन को उसे अपनी भाभी के रूप में संदर्भित करते सुना, उतना ही अधिक कियान येफेई का दिल ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसे चीर दिया गया हो। उस समय जब लिन जिफेन को स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था, तो वह शहर के जाने माने गुंडों के साथ घूमता था। उसने उसे कई बार मनाने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार जब लिन जिफेन वापस आता तो वह घायल हो जाता। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके मासूम रिश्ते में कुछ मतभेद पैदा हो गए और लिन जिफेन के रहस्यमय ढंग से गायब होने के कुछ समय बाद कियान येफेई अक्सर घूमने के लिए उसके घर जाया करती थी। फिर घूमते हुए उसकी मुलाकात लिन जिफेन के वर्तमान चचेरे भाई लिन यूलोंग से हुई। जैसे जैसे समय बीतता गया, कियान येफेई ने लिन यूलोंग के साथ डेटिंग शुरू कर दी और पिछले 2 वर्षों में उनकी शादी हो गई और उनके बच्चे भी हुए। उसने सोचा कि वह अपने जीवन में लिन जिफेन को फिर कभी नहीं देख पाएगी, लेकिन दुनिया बहुत छोटी थी, भाग्य लोगों के साथ छल करता था और स्वर्ग ने एक बार फिर लिन जिफेन के साथ बहुत बड़ा मजाक किया। दोनों को पुनः मिलने की अनुमति देना। लिन जिफेई के आलसी व्यवहार और उसके लापरवाह हाव भाव को देखकर कियान येफेई के दिल में भारी आक्रोश पैदा हो गया। उसने उसके वापस आने का इंतजार क्यों नहीं किया? जब वह गया तो उसने उसके लिए कोई खबर या इंतजार करने लायक कोई कारण क्यों नहीं छोड़ा? लेकिन लिन जिफेन बिना किसी निशान के गायब हो गया और यह गायब होना 5 साल तक चला। अब उसकी चुपचाप वापसी ने एक बार फिर उन यादों को जगा दिया था जिन्हें कियान येफेई लगभग भूल चुकी थी। हालांकि लिन जिफेई को अब अजीब लग रहा था, लेकिन उसके मन में कोई अनुचित विचार नहीं था। आखिरकार 5 साल पहले ही उन्होंने कियान येफेई को बता दिया था कि उनके बीच यह असंभव था। लिन जिफेई को वास्तव में कभी कियान येफेई पसंद नहीं थी, इसलिए नहीं कि वह काफी अच्छी नहीं थी, बल्कि इसलिए कि वह उसके प्रति कोई आकर्षण महसूस नहीं करता था। प्रेम भाग्य पर निर्भर था, एक तरफा प्रेम केवल व्यक्तिगत भावना मात्र थी। मैं और तुम्हारा चचेरा भाई। जैसे ही उसने बात की, कियान येफेई का परिपक्व और आकर्षक चेहरा कुछ कड़वा हो गया। अपने हाथ में एक कपड़ा पकड़े हुए वह कोने को घुमाती रही, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि लिन जिफेन के शब्दों का क्या जवाब दे। मेरी भाभी को बधाई। आप हमारे लिए एक छोटा भतीजा कब जोड़ सकते हैं? लिन जिफेन ने कहा, एक चाचा के रूप में मैं निश्चित रूप से अपने भावी भतीजे को एक बड़ा लाल लिफाफा दूंगा। लिन जिफेन ने सोचा था कि उसे एक विवाहित महिला के रूप में देखकर वह निश्चित रूप से क्रोधित हो जाएगा, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए लिन जिफेन ने इसका बिल्कुल भी उल्लेख नहीं किया, जैसे कि कुछ भी गलत नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह सचमुच क्रोधित न हो? कियान येफेई को थोड़ा डर लगा। लिन जिफेन अब पूरी तरह मुस्कुरा रहे थे, लेकिन कौन जानता था कि अगर वह क्रोधित हो गए तो उनका क्या होगा। तू आप नाराज हो गए क्या? कियान येफेई ने अपनी आवाज धीमी कर दी, इतनी धीमी कि केवल वही उसे सुन सकती थी। खासकर लिन जिफेन को उनके बच्चे होने के बारे में बात करते हुए सुनने के बाद कियान येफेई कांप उठी। हे, इसमें मुझे गुस्सा होने की क्या बात है? जब तक आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये किसी भी चीज से बेहतर है। मेरे पास गुस्सा होने का समय नहीं है, इसके बजाय मैं आप दोनों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। चलो भाभी, अतीत की बात मत करो। पिछले कुछ वर्षों में आप कैसे रहे हैं? सच कहें तो लिन जिफेन ने वास्तव में उनकी अच्छी कामना की थी। आखिरकार वे एक दूसरे के लिए उपयुक्त थे। यदि कियान येफेई ने अतीत में उसे चुना होता तो भगवान ही जानता है कि उनका क्या हुआ होता। अब वह अपने चचेरे भाई के साथ अच्छा जीवन जी रही है। मुसीबत ढूंढने से बेहतर है कि उसे टाला जाए। येफेई, क्या सारा खाना तैयार है? हमारा बड़ा भाई जल्द ही आ रहा है, क्या आप तैयार हैं? उस समय लिन यूलोंग, जो चुपचाप उन्हें देख रहा था, भयावह भाव से उसके पास आया। कियान येफेई लिन जिफेन के साथ बातचीत कर रही थी और लगभग सहज रूप से यूलोंग की मुठ्ठियां चटकने की आवाज के साथ बंद हो गईं। उसने लिन जिफेन और उसकी पत्नी के बीच के संबंध के बारे में सुना था, और हालांकि कई साल बीत चुके थे, उसने सोचा था कि लिन जिफेन कभी वापस नहीं आएगा। फिर भी यहाँ वह आदमी था जिसे नहीं आना चाहिए था। चचेरे भाई, मैं आपके लिए धन संपत्ति, आपके प्रयासों में सफलता, महान भाग्य और शीघ्र वित्तीय लाभ की कामना करता हूँ। इस समय लिन जिफेन बधाई देने के लिए विनम्रता से खड़े हो गए। लिन यूलोंग ने लिन जिफेन को एक ठंडी नजर से देखा, नाक सिकोड़ी और एक सार्थक नजर के साथ कियान येफेई एक अप्रसन्न अभिव्यक्ति के साथ चला गया। जाते समय उसने लिन जिफेन की ओर क्षमा प्रार्थी दृष्टि से देखा। यह देखकर कि लिन यूलोंग अभी भी पहले की तरह ही गुस्से में था, लिन जिफेन ने कुछ नहीं कहा। वह बस एक ईमानदार व्यक्ति की भूमिका निभाते रहे और अकेले ही खाने की मेज पर बैठकर दिल खोलकर खाते रहे। आखिरकार आज उसके परिवार के लिए दावत थी और उसे पहले पेट भर लेना चाहिए था। आज लिन यूयू अपने करियर में एक और शिखर पर पहुंचने का जश्न मनाने के लिए एक भोज का आयोजन कर रहे थे। स्वाभाविक रूप से उन्होंने अनेक व्यापारिक सहयोगियों और मित्रों को आमंत्रित किया और वे इस आयोजन के लिए किसी होटल में नहीं गए, क्योंकि घर पर ही भोज आयोजित करना परंपरागत था।
इसलिए लगभग सभी अतिथि लिन यूलोग के व्यापारिक क्षेत्र के मित्र थे, जिनमें एक विशेष अतिथि भी था जो आज आमंत्रित होने वाला अंतिम अतिथि था। इस व्यक्ति के बिना लिन यूलोग आज उस स्थिति तक नहीं पहुंच पाता जिसका वह आनंद ले रहा है। जैसा कि अभी बाहर युवा बॉसों के एक समूह द्वारा चर्चा की गई, ऐसा प्रतीत होता है कि इस क्षेत्र में यह एक बहुत ही दुर्जय व्यक्ति है। अब लगभग सभी मेहमान आ चुके थे, बस इसी का इंतजार था। सामूहिक प्रत्याशा से पता चला कि यह व्यक्ति काफी महत्वपूर्ण होगा, लेकिन लिन जिफेन को इसमें दखल देने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वह पहले अपना पेट भरने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, क्योंकि उसे अभी भी ली लिन के घर जाना था, जबकि बहुत देर नहीं हुई थी। हालांकि दावत में लिन जिफे की हरकतों ने बहुत सारी गपशप और उंगली उठाए को जन्म दिया। यहां तक कि लिन यूलोग भी इतना गुस्से में था कि वह इतने सारे लोगों के सामने फटने की हिम्मत नहीं कर सका। ऐसे रिश्तेदार का होना सचमुच शर्मनाक था। लिन जिफेन को पता था कि उसका घमंडी चचेरा भाई उसे नीची नजर से देखता है और उसने उसे जितना चाहे उतना नीची नजर से देखने देने का फैसला किया। हालांकि कुछ ही देर बाद एक सामान्य बीएमडब्ल्यू कार तेज गति से उनकी ओर बढ़ी। 169 अध्याय 172 जिसे नहीं जाना चाहिए था वह चला गया। अध्याय 172 जिसे नहीं जाना चाहिए था वह चला गया। लिन यूलोग एक चापलूस की तरह आया, पटाखे और आतिशबाजी छोड़ रहा था, जिससे यह शादी से भी अधिक खुशहाल लग रहा था। आज के मेहमान भी उत्सुकता से स्वागत करने के लिए आगे बढ़े। एक के बाद एक उन्होंने कार मालिक की चापलूसी करते हुए बीएमडब्ल्यू को घेर लिया। जैसे ही कार मालिक बाहर निकला, जीफेग और अन्य लोगों ने तुरंत उसे सिगरेट थमा दी और उनकी चाटुकारिता की कला से अतिथि बहुत प्रसन्न हुए। आगंतुक एक 30 वर्षीय व्यक्ति था जो उस समय क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध था तथा ओल्ड लियू से भी उसका कुछ संबंध था। पहले वह यहाँ बहुत प्रसिद्ध था और ओल्ड लियू के साथ उसका रिश्ता उथला नहीं था, और वह उन अच्छे दोस्तों में से एक था जिसे लिन जिफेंग उस समय जानते थे। उसका नाम गाओ युनचोग था। वह काफी लंबा आदमी था जो वफादारी को महत्व देता था और लिन जिफेंग के साथ बिताए दिनों के दौरान वह उसके करीबी दोस्तों में से एक था। पिछले कुछ वर्षों में अपनी चतुराई के कारण शहर और उसके आसपास के समुदायों में उसका प्रदर्शन खराब नहीं रहा। अपने भाइयों द्वारा रखी गई नींव की बदौलत वह अब काफी अच्छा कर रहा था। पिछले 5 वर्षों से आराम से अपने क्षेत्र पर कब्जा बनाए हुए था। इस क्षेत्र में उनकी अच्छी खासी प्रतिष्ठा थी और स्थानीय अधिकारी अक्सर अनसुलझे मुद्दों को निपटाने के लिए उन्हें पैसे देते थे। इसके अलावा स्थानीय अधिकारियों के साथ उनके गहरे संबंध थे। ऐसा कहा जाता है कि उसकी पत्नी पुलिस स्टेशन में दूसरे नंबर के अधिकारी की बेटी थी, जिससे उसे स्थानीय स्तर पर काफी प्रभाव रखने में मदद मिली। लिन यूलोग ने उसे आज मुख्यतः इन छोटे मोटे मालिकों के सामने अपनी शक्ति दिखाने के लिए आमंत्रित किया था। वह उन्हें ये बताना चाहता था कि लिन यूलोग मार्शल आर्ट्स की दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे हल्के में लिया जा सके। लेकिन तमाम शिष्टाचार और चापलूसी के बाद भी गाओ युनचोग ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह सीधे हॉल में चले गए, बिना कुछ कहे अपनी सीट पर बैठ गए और उनके अंतर्निहित गर्व ने सभी को कांपने पर मजबूर कर दिया। वे सब जल्दी से चाय पानी लेकर आए, सिगरेट और शराब थमा दी। उन्हें डर था कि कहीं उन्हें छोड़ न दिया जाए और उनके प्रति उदासीन रवैया अपनाया जाए। बड़े भाई गाओ, आज आपका यहाँ होना मेरे लिए, लिन यूलोग, इस जीवन में एक वास्तविक आशीर्वाद है। ये पे बिग ब्रदर गाओ को सम्मानित करने के लिए है। अगर आज कुछ भी अपूर्ण हो तो कृपया मुझे सहन कर लीजिएगा। लिन यूलोग की चापलूसी करने की कला वास्तव में शीर्ष स्तर की थी। उसका गोल मटोल चेहरा, जो आमतौर पर कठोर होता है, किसी तरह मुस्कुराहट निकालने में कामयाब रहा। उसके मोटे और घिनौने गाल चिकने चमक रहे थे, मानो उन पर चर्बी लगी हो, जो साफ तौर पर बता रहा था कि उसने इन वर्षों में काफी पैसा कमाया है। गाओ युनचोग ने उसकी ओर ठंडी निगाह से देखा, फिर अपना पे उठाया और उदासीनता से उसे पीने लगा। उनका रवैया खुले तौर पर उपेक्षापूर्ण था, लेकिन वहां उपस्थित लोग, जो मोटे और संपन्न थे, उनकी चापलूसी करते रहे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं गाओ युनचोग की नाराजगी इस साल उनके लिए मुसीबत न बन जाए। यदि कोई मुसीबत आ जाए तो क्या वह मदद करेगा? उन्हें न केवल वर्तमान के बारे में बल्कि भविष्य के बारे में भी सोचना था। आखिरकार चाहे कोई भी स्थान हो, ये संबंधों और आपके लिए किसी की सहायता लेने के बारे में है। अन्यथा किसी भी क्षेत्र में काम करना केवल एक सपना था। एक कोने में बैठे हुए लिन जिफेग ने भी खाना खत्म कर लिया था। जब वह जाने की तैयारी करते हुए अपने भरे हुए पेट पर हाथ फेर रहा था तो गाओ युनचोग, जो अब तक चुप था, ने वास्तव में बहुत पहले ही उसकी उपस्थिति को महसूस कर लिया था। लेकिन चूंकि लिन जिफेंग उसकी ओर पीट करके खड़ा था, इसलिए गाओ युनचोग हैरान रह गया। जिस क्षण लिन जिफेंग ने अपना सिर घुमाया, गाओ युनचोग सदमे से लगभग हौंफने लगा। लिन जिफेंग को आलस से डकार लेते देख लिन यूलोग लगभग आग की लपटों में गिर गया। उसने गुस्से से सोचा, ये बेचारा बेवकूफ, तुम कभी जल्दी या देर से वापस नहीं आया, लेकिन तुम्हें वह समय चुनना था जब मैं एक भोज का आयोजन कर रहा था। यदि अन्य लोग वहां उपस्थित न होते तो मैं तुम्हारा ध्यान रखता। चचेरे भाई, खाना बुरा नहीं है, लेकिन पे बहुत खराब है। यह मुताई नकली है, निश्चित रूप से इसमें पानी मिलाया गया है। कभी भी किसी छोटे सुपरमार्केट से खरीदारी मत करना, वहां आसानी से ठगे जा सकते हैं।
लिन जिफेंग ने अपना मुंह पोंछा और टूथपिक से अपने दांत साफ किए। वह लाल और संतुष्ट दिख रहा था। लिन यूलोग इतना क्रोधित हो गया कि उसने बेंच को अपने सिर पर पटक दिया। खाना खत्म करो और बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। यहाँ रास्ता मत रोको। लिन यूलोग ने घृणा से मुंह बनाते हुए लिन जिफेंग के कपड़े खींचने की जल्दी करते हुए कहा। लेकिन जैसे ही लिन यूलोग आगे बढ़कर लिन जिफेंग के कपड़े पकड़ने वाला था, गाओ यूनचोंग, जो चुपचाप सब कुछ देख रहा था, अचानक खड़ा हो गया। रुकना। इतने हटे कट्टे आदमी के लिए उसकी चीखी गाय की रंभाने और बाघ की दहाड़ जैसी लगने के लिए काफी थी। सभी लोग चौंक गए। उन्होंने सोचा कि गाओ यूनचोंग नाराज थे। सभी की निगाहें अचानक गाओ यूनचोंग की ओर मुड़ गईं, यहां तक कि लिन यूलोग भी कुछ उलझन में था। लेकिन लिन जिफेंग अकेले शांत दिखाई दिए। उनके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी। लिन, भाई लिन, क्या ये आप हैं, भाई लिन? गाओ यूनचोंग अचानक उठ खड़ा हुआ। उसकी आवाज कांप रही थी, उसका गला सूख गया था, उसकी आंखें बड़ी हो गई थी मानो उभरी हुई हो। हर कोई हैरान था। उनकी निगाहें लिन जिफेंग और गाओ यूनचोंग के बीच घूम रही थीं। गाओ यूनचोंग को एक साधारण सुरक्षा गार्ड को भाई लिन कहते देख सभी लोग पूरी तरह से भ्रमित हो गए। मार्शल आर्ट जगत का इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति एक अज्ञात सुरक्षा गार्ड को ब्रदर लिन कैसे कह सकता है? ये सुरक्षा गार्ड कितना सम्मानित होगा? यहां तक कि बीच में फंसे लिन यूलोग भी दंग रह गए। यदि यहां लिन जिफेंग नहीं बल्कि कोई और खड़ा होता तो लिन यूलोग शायद अब भी इस पर विश्वास कर लेता, लेकिन अब यह उसका अपना निकम्मा चचेरा भाई था, जिसे उसका प्रिय गाओ यूनचोंग भी भाई लिन कहकर संबोधित कर रहा था। घटनाओं के इस अकल्पनीय मोड़ ने लिन यूलोग को अचंभित कर दिया। वह किसी और की तुलना में लिन जिफेंग की पृष्ठभूमि के बारे में अधिक जागरूक थे। वह अपने गृहनगर में मार्शल आर्ट्स की दुनिया में उनके साथ घुल मिल जाता था, लेकिन किसने सोचा होगा कि लिन जिफेंग उस पद तक पहुंच गया है कि मार्शल आर्ट्स की दुनिया के एक बड़े शख्स गाओ यूनचोंग को भी उसे भाई कहना पड़ा। उसने किस हद तक मिलावट की थी? थप्पड़। पूरे आयोजन स्थल पर एक जोरदार थप्पड़ की गूंज सुनाई दी। लिन यूलोग के चेहरे पर तुरंत खून से सना लाल निशान बन गया, जिससे उसका मुंह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया और उसका मुंह ताजे खून से भर गया। अपने चेहरे को, जिस पर हाथ का निशान साफ दिखाई दे रहा था, ढकते हुए लिन यूलोग को लगा जैसे ये सब एक सपना था। यहां तक कि कार्यक्रम स्थल पर मौजूद मेहमान भी गाओ यूनचोंग की विस्फोटक कार्रवाई से हैरान रह गए। इस बीच लिन जिफेंग ने गाओ यूनचोंग को तीर की तरह तेज आंखों से घूरा, मानो उसे दोषी ठहरा रहा हो। गाओ यूनचोंग जल्दी से आगे बढ़ा और लिन जिफेंग के पास पहुंचा, बिना कुछ कहे उसे गले लगा लिया और उत्साहित होकर बोला, भाई लिन, तुम कब वापस आए? तुमने अपने भाइयों को क्यों नहीं बताया? क्या तुम्हें पता है कि हमने तुम्हें कितना याद किया है? गाओ यूनचोंग के लंबे कद के बावजूद वह एक बड़े भालू की तरह वहां खड़े होकर 20वें दशक के लिन जिफेंग के सामने लगभग आंसू बहाने लगे। 30 वर्ष की उम्र के एक व्यक्ति को इस तरह रोते हुए देखना सचमुच एक अजीब दृश्य था। मेरी याद आती है। हाँ, यदि उन्हें मेरी याद आती तो लियू लाओवू ने मेरे घर को मान में नहीं बदला होता, न ही उन्होंने मेरे उस पुराने घर को ध्वस्त किया होता। अगर उन्हें मेरी याद आई तो उन्होंने मेरे बारे में पूछताछ क्यों नहीं की? यदि उन्हें मेरी याद आती थी तो उन्होंने मेरे अच्छे घर की रक्षा क्यों नहीं की? लिन जिफेंग ने मन ही मन उपहास किया। मार्शल आर्ट्स की दुनिया के इन पुराने लोगों के लिए जो सती करतब दिखाने में बहुत अच्छे थे, लिन जिफेंग ने मन ही मन उनका उपहास किया। अतीत में गाओ यूनचोंग और लियू लाओवू दोनों लिन जिफेंग के दाहिने हाथ थे। 5 साल बीत चुके थे और अब हर कोई खुशहाल था और अपने अपने रास्ते पर चल रहा था। गाओ यूनचोंग के इतने दुख भरे चेहरे के साथ आने का कारण मुख्यतः लिन जिफेंग के प्रति उनका डर था, क्योंकि कुछ समय पहले ही लियू लाओवू और उनके अधीनस्थ घर पर मृत पाए गए थे। उनकी मृत्यु अत्यंत विभत्स थी, विशेषकर उसके अधीनस्थ को, जिसे धीरे धीरे यातना देकर मार दिया गया। उसका पूरा जबड़ा टूट गया था, तरीके बहुत क्रूर थे, और लियू लाओवू को चुपचाप नशीली दवाओं के जहर से मार दिया गया। ये सब लिन जिफेंग द्वारा जानबूझकर किया गया था। अपने पिछले भाईचारे को याद करते हुए लिन जिफेंग ने जाते समय लियू लाओवू के पेय में नशीला पदार्थ मिला दिया था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वह पीड़ा में मर जाए। वह कम से कम इतना तो कर ही सकता था। और लियू लाओवू की मृत्यु लिन जिफेंग की वापसी के साथ ही हुई, जिससे गाओ यूनचोंग को हमेशा संदेह रहा कि असली अपराधी लिन जिफेंग था। इसलिए ये दिन उसके लिए काफी बेचैनी भरे थे, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि आज उसे लिन जिफेंग से सामना होगा, और गाओ यूनचोंग का डर और भी बढ़ गया। उसे लिन जिफेंग के बदले का डर था, क्योंकि लिन जिफेंग के गायब होने के बाद गाओ यूनचोंग ने उसके बैंक कार्ड से सारे पैसे निकाल लिए थे और यहां तक कि पासवर्ड भी बदल दिए थे। इसलिए लिन जिफेंग की उपस्थिति पूरी तरह से एक अप्रत्याशित चर थी। क्या मैं वापस नहीं आया? हम बस एक जगह ढूंढ सकते हैं और सहजता से बातचीत कर सकते हैं। चलो इतना बवाल मत करो, लिन जिफेंग ने मजाक में कहा। मैं नहीं चाहता कि वापस आते ही पुलिस मुझे पकड़ ले। ओह, हाँ, भाई लिन अभी भी बहुत विनोदी है। गाओ यूनचोंग पहले तो ठिठक गया, फिर जल्दी से समझ गया। दोनों के बीच थोड़ी देर बातचीत हुई और फिर गाओ यूनचोंग के निमंत्रण पर वे बातचीत करते और हंसते हुए चले गए। गाओ यूनचोंग उन्हें बार बार प्यार से ब्रो लिन कहकर बुलाते रहे, जिससे बाहरी लोगों को लगा कि वे असली भाई हैं।
दुर्भाग्य से लिन यूलोग अभी भी उनके रिश्ते को नहीं समझ पाया था, यहाँ तक कि उसे लगा कि उसे जो थप्पड़ पड़ा था वह पूरी तरह से हैरान करने वाला और कुछ हद तक अन्यायपूर्ण था। इतने सारे लोगों की निगाहों के नीचे उसे मरने का भी मन करने लगा। लिन जिफेग को गाओ यूनचोक की बीएमडब्ल्यू में जाते देख लिन यूलोग ने कड़वाहट से अपना चेहरा ढक लिया और उदास होकर फुसफुसाया, जिन्हें नहीं जाना चाहिए था वे चले गए। जो मित्र शुरू में शांति स्थापित करने वाले की भूमिका निभाने के लिए रुके थे, उन्होंने लिन यूलोग की बातें सुनकर तुरंत उसे विदाई दे दी। उनका दावा था कि घर पर उन्हें कुछ काम निपटाने थे, लेकिन उन्हें रोका भी नहीं जा सका। गुस्से में लिन यूलोग ने जल्दी से समझाया, मैं तुम लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा था। लेकिन ये सुनकर उसके पीछे खड़े रिश्तेदार और मित्र भी अरुचिकर भाव से चले गए। इस पर लिन यूलोग क्रोधित हो गया, लेकिन वह उन्हें रोक नहीं सका और यह सब लिन जिफेंग नामक आपदा के कारण हुआ, जिससे लिन यूलोग ने गुस्से में कहा, जिसे जाना चाहिए था वह नहीं गया और जिन्हें नहीं जाना चाहिए था वे चले गए। परिणाम स्वरूप दोस्तों का अंतिम समूह भी अलविदा कह गया। लिन यूलोग लगभग पागल हो गया था। आज उसके साथ क्या दुर्भाग्य घटित हुआ? उसने क्या गलत किया था? खाली घर को देखते हुए और अपनी पत्नी को दरवाजे पर खड़े होकर लिन जिफेंग द्वारा छोड़ी गई दिशा में घूरते हुए देखकर लिन यूलोग ने चाहा कि वह बस मर जाए। शाम के करीब 7 बजे नदी के किनारे एक मछली तालाब के पास एक BMW 7 सीरीज खड़ी थी। लिन जिफेग और गाओ यूनचोक कार की छत पर बैठे थे। दोनों आदमी सिर झुकाए सिगरेट पीते हुए अपने अपने विचारों में खोए हुए थे। कुछ देर बाद लिन जिफेंग ने चुप्पी तोड़ी और उदासीनता से पूछा, क्या तुमने मेरी सारी बचत ले ली? और मेरे पुराने घर को गिराने में भी तुम्हारा हाथ था, है ना? 170 अध्याय 173 कभी अच्छे भाई अध्याय 173 कभी भाई। लिन, क्या तुम्हें मुझ पर शक है? लिन जिफेंग के अप्रत्याशित प्रश्न के कारण सिगरेट पी रहे गाओ यूनचोक का धुएं से गला लगभग घुट गया। उसने आश्चर्य से पूछा, हे? लिन जिफेंग ने तो बस उसे हल्के से परखा था, उसे उम्मीद नहीं थी कि वह आदमी वास्तव में उत्तेजित हो जाएगा। उसकी आंखें चमक उठी, उनमें एक अजीब सी चमक थी। लिन, हम भाई हैं, है ना? मैं संभवतः ऐसा कुछ नहीं करूंगा। इसके अलावा आपके पुराने पारिवारिक घर को ध्वस्त करने से मुझे कोई फायदा नहीं होगा, है ना? तुम क्यों परेशान हो? मैं तो बस कह रहा था, मैंने यह नहीं कहा कि यह तुम हो। लिन जिफेग ने धुआं छोड़ते हुए कहा, घने काले रात के आकाश को गौर से देखते हुए मानो उसकी आंखों में कुछ पक रहा हो। इस मामले का अचानक सामना होने पर गाओ यूनचोक को गहरी सांस लेने में कठिनाई हुई। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि लिन को इसके बारे में पता चलेगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे कार में उसके साथ कुछ गड़बड़ महसूस हुई। लियू लाओवू की मौत का उससे संबंध अवश्य है। वैसे लिन, लियू लाओवू की मृत्यु के बारे में? गाओ यूनचोक के चौड़े कंधे थोड़े से उचक गए। मैंने उसे मार डाला। लिन जिफेंग ने स्पष्ट और उदासीनता से उत्तर दिया, इत्मीनान से धुएं की छल्ले उड़ाते हुए और फिर उन पर दृढ़ता से देखते हुए जिन्हें उसने अभी अभी छोड़ा था। गाओ यूनचोक हैरान था। उन्हें लंबे समय से संदेह था कि लियू लाओवू की मौत किसी तरह लिन जिफेंग से जुड़ी हुई थी, लेकिन उन्होंने बिना किसी घुमा फिराकर पूछे गए ऐसे सीधे जवाब की उम्मीद नहीं की थी। लिन, तुम क्या कह रहे हो? उस समय गाओ यूनचोक उन्मत्त हो गया। यदि लियू लाओवू को वास्तव में लिन जिफेंग ने मार डाला था, तो आज मुझे इस दूरस्थ मछली तालाब में लाने में निश्चित रूप से कुछ छिपा हुआ एजेंडा शामिल होना चाहिए। वह अचानक सावधान हो गया। धन मृत्यु का कारण बनता है और भोजन पक्षियों की मृत्यु का कारण बनता है। गाओ यूनचोक के लिए जो कोई भी उसके जीवन या धन को खतरा पहुंचाता था, वह उसका दुश्मन था, क्योंकि वे अब अतीत के भोले और सम्माननीय युवा नहीं थे। वह मेरे घर को तोड़कर उसे ड्रग का भंडार बनाना चाहता था और उसने कई लोगों को नुकसान पहुंचाया। मुझे उसे मारना पड़ा। लिन जिफेंग का स्वर शांत रहा, उनका चेहरा सूर्य की रोशनी में दृढ़ किंतु मुस्कुराता हुआ था। तो आज मुझे यहां बुलाने का तुम्हारा क्या उद्देश्य था, लिन? गाओ यूनचोक धीरे से खड़ा हुआ, उसकी निगाहें अमित्र थीं। कई वर्षों से एक दूसरे को न देखे जाने के कारण इन परिस्थितियों में मिलना लिन जिफेंग के लिए भी वास्तव में दर्दनाक था। लेकिन दर्द के बावजूद वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था और न ही वह चाहता था कि दूसरे उसे नुकसान पहुंचाएं। वे भाई हुआ करते थे, लेकिन इस तथाकथित भाई ने उनका सारा पैसा हड़प लिया था और यहाँ तक कि वह उनके पुराने घर को ध्वस्त कर उसे ड्रग का अड्डा बनाना चाहता था। भले ही लिन जिफेंग बहुत कुछ सहन कर सकते थे, लेकिन उनके सिद्धांतों ने कभी भी परेशानी के लिए जगह नहीं दी। क्या आपने मेरी बैंक जमा राशि ले ली? उस समय लिन जिफेंग ने अपना सिर पीछे घुमाया, उसके चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी और उसने पूछा, वाह, जब तुम अचानक गायब हो गए लिन, तो सभी भाइयों को खाने की जरूरत थी, इसलिए तो तुमने मेरा पैसा बर्बाद करने के लिए ले लिया। और क्या किसी ने झांग हानमिन की हत्या कर दी थी, जो कभी आपके साथ नहीं रहा? तो फिर आप और लियू लाओवू ने मिलकर ड्रग व्यापार शुरू कर दिया। झोंगहाई शहर के बाजार में मुनाफा देखकर क्या आप मेरे पुराने घर को ध्वस्त करके उसे अपना कारखाना बनाना चाहते थे? क्या आप अपने घातक कार्य बिना किसी की नजर में आए और बिना किसी की नजर में आए कर रहे हैं?
लिन जिफेंग ने गाओ युनचोक की आंखों में ठंडेपन से देखा, प्रत्येक शब्द सीधे उसके दिल पर वार कर रहा था, जिसमें घटनाओं के हर सच्चे विवरण का अनुमान लगाना भी शामिल था। उसका चेहरा मौत की तरह सफेद हो गया। विशेष रूप से लिन जिफेंग की पैनी और आत्मा को झकझोर देने वाली निगाहों के सामने गाओ युनचोक को स्पष्ट रूप से दोषी महसूस हुआ और वह पीछे हटने के लिए जल्दी कर रहा था। अंततः वह लिन जिफेंग से निकलने वाले राजसी अधिकार का सामना नहीं कर सका। उसने अपना सिर घुमाया और बीएमडब्ल्यू में घुस गया और लिन जिफेंग ने उसे नहीं रोका। अगस्त की रात के आकाश के नीचे हल्की हवा बह रही थी और घने काले आकाश से कभी कभी रात के पक्षियों की कुछ आवाजें निकल रही थीं। दसियों मील के दायरे में कोई आतिशबाजी नहीं दिखी। आसपास का दृश्य उजाड़ जंगल जैसा था, चारों ओर जंगली घास फूस उगी हुई थी। गाओ युनचोक ने घबराहट में बीएमडब्ल्यू चलाई। उसकी निगाहें पास की हेडलाइट से रोशन लिन जिफेंग के चेहरे पर टिकी थी। हेडलाइट्स की रोशनी में लिन जिफेंग ने अभी भी अपना सिर नीचे करते हुए अपनी सिगरेट को गहराई से खींचा, जैसे कि उसने गाओ युनचोक के जाने पर कोई ध्यान नहीं दिया हो। हालांकि जब गाओ युनचोक ने बीएमडब्ल्यू शुरू की तो वह तुरंत वहां से नहीं गया, बल्कि उसका चेहरा भयंकर रूप से मुड़ गया और उसके माथे से सेम के आकार का पसीना धीरे धीरे टपकने लगा। हाँ, मैंने पैसे ले लिए, आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं? तुम्हारा घर गिराना भी मेरा ही विचार था। ये 5 साल पहले जैसी बात नहीं है। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि आप अब भी उस समय के शीर्ष व्यक्ति हैं? अब मैं आपका इतना सम्मान करता हूं कि आपको भाई लिन कहता हूं। अगर आज तुमने मुझे नाराज किया तो तुम मर जाओगे। गाओ युनचोक पूरी तरह से अपना होश खो बैठा और गुस्से में गैस पेडल दबा दिया। तुरंत ही बीएमडब्ल्यू कार जोर से निकली और चीखती हुई आवाज के साथ बाहर निकल गई। चमकदार हेडलाइट्स चमक उठी और तेज गति की ध्वनि ने तुरंत लिन जिफेंग की आंखों और कानों को भर दिया। जब बीएमडब्ल्यू लिन जिफेंग से 1 मीटर से भी कम दूरी पर थी तो डर, उत्तेजना, रोमांच और पागलपन से भरे हुए गाओ युनचोक ने लापरवाही से लगभग उन्मादपूर्ण तरीके से आगे बढ़कर हमला किया। सभी ने सोचा कि इस बार लिन जिफेंग निश्चित रूप से मर चुका है। लेकिन जैसे ही बीएमडब्ल्यू लिन जिफेंग से टकराने वाली थी, गाओ युनचोक की आंखों में एक सफेद रोशनी प्रतिबिंबित हुई। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो उसने पाया कि लिन जिफेंग बिना किसी निशान के गायब हो गया था। तुरंत ही गाओ युनचोक के माथे से पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें बहने लगीं। जब गाओ युनचोक ने सहजता से पीछे मुड़कर देखा तो उसने एक परिष्कृत चेहरे को देखा जिस पर उतार चढ़ाव की झलक थी और वह उसकी ओर तीव्रता से मुस्कुरा रहा था। और उसकी मुस्कान इतनी स्नेहपूर्ण थी जैसे एक पिता अपने बच्चे पर लाड प्यार करता है। यहां तक कि लिन जिफेंग की निगाहें भी अविश्वसनीय रूप से कोमल थीं। गाओ युनचोक को लगा कि वह सपना देख रहा है। जब उसने अपनी निगाहें केंद्रित की तो उसने देखा कि लिन जिफेंग की भूतिया हथेली तुरंत उसके सिर पर हमला कर रही थी। दरार। गाओ युनचोक ने कोई गुर्राहट भी नहीं की। उसका पूरा शरीर बेजान था। वह ड्राइवर की सीट पर बैठा हुआ अभी भी ड्राइविंग की मुद्रा में था, लेकिन उसका सिर पूरी तरह से अपनी स्थिति बदल चुका था। लिन जिफेंग ने क्रूरतापूर्वक उसका सिर मोड़ दिया था, जिससे उसकी स्थिति बदल गई थी। सदमे, लाचारी और डर से भरी 2 आंखें अभी भी लिन जिफेंग को घूर रही थीं। लेकिन उसके मुंह से बहती खून की धारा ने बीएमडब्ल्यू के अंदर एक भयावह माहौल पैदा कर दिया। 10 मिनट बाद गाओ युनचोक के शरीर को लिन जिफेंग ने बीएमडब्ल्यू के साथ तालाब में धकेल दिया। जब तक लोग उसे खोज पाते तब तक मछलियां संभवतः उसका शरीर खा चुकी होंगी। इसके अलावा यदि पुलिस जांच भी करती है तो भी इसे अधिक से अधिक नशे में गाड़ी चलाने का मामला ही माना जाएगा। ऐसे व्यक्ति को, जो कपटी था और केवल सार्वजनिक रूप से भाई कहलाया जाता था, लिन जिफेंग ने पहचान लिया था। कई वर्षों तक विदेश में रहने के बाद उसने किस प्रकार की भाईचारे वाली वफादारी नहीं देखी थी। फिर भी आखिरकार किसने अपने जीवन का दूसरे के लिए व्यापार किया? भाड़े के सैनिकों की दुनिया में कभी भी सहयोगी साझेदार नहीं होते, केवल शाश्वत हित होते हैं। तथाकथित साथियों पर भरोसा करना निस्संदेह मौत को आमंत्रित करना है। उस समय वह बहुत अधिक वफादार था, जिसके परिणामस्वरूप 2 वर्षों तक जीवन के लिए खतरा उत्पन्न हो गया। बूढ़े व्यक्ति ने उससे कहा, जो भी करो या तुम मत करो या अपने भविष्य के लिए कोई संभावित खतरा मत छोड़ो।